अच्छा जी, अब हम आपका जो पास्ट पेपर है सर्जरी का फरवरी 2025 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, कहता है 28-year-old मेल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, फाइट हुई है, उसको पंच लगा है इन द माउथ, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, मोस्ट लाइकली पैथोजन पूछा है। तो इसमें जो मोस्ट लाइकली पैथोजन है वो आपके पास आएगा ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। इसमें जो आपको रेफरेंस मिलेगा वो वेबसाइट का सेकंड एडिशन है, चैप्टर नंबर 16 ट्रॉमा, क्वेश्चन नंबर 19। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है मेटाबॉलिक जो इक्विवेलेंट टास्क है, एक पर्सन की जो सीढ़ियां चढ़ रहा है उसकी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क कितनी है। ये जो है आपके पास फोर है। जो आंसर इसका फोर है वो क्वेश्चन नंबर पहले का पेज नंबर 293 टेबल नंबर 21.5 पे आपको मिलेगा। फिर आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट है 42 ईयर ओल्ड है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था, बायोप्सी की है, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। अच्छा जी, ब्रेस्ट मैनेजमेंट पूछी गई है। अच्छा, इसमें जो उसने अच्छा इसमें उसने पूछा इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। आपने एक चीज याद रखनी है कि जो लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है वो बायलेटरल होता है, वो मल्टीफोकल होता है। इसमें जो है आप ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये लॉब्यूलर है, लॉब्यूलर में आप बायलेटरल एमआरएम करोगे। जो इंसाइटो होता है उसमें आपके पास तीन तरह की ट्रीटमेंट होती है। लॉबुलर कार्सिनोमा इंसाइटो ये आपको शॉर्ट्स में अच्छा मिलेगा, शॉर्ट्स 11 एडिशन पेज नंबर 564 पे। अच्छा, ये इनफिल्ट्रेटिव होता है, मल्टीफोकल होता है, मल्टीसेंटारिक होता है और बायलेटरल होता है। पेज नंबर शॉर्ट्स 11 एडिशन पेज नंबर 567। अच्छा जी, इसमें आप जो इनसाइटो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम तीन तरह की स्ट्रेटजीज वो कर सकते हैं। या तो हम रिस्क रिडक्शन सर्जरीज करते हैं, या हम उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। ऑब्जर्वेशन जिसके लिए मतलब हम स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं, कीमो प्रिवेंशन करते हैं और बायोलेटरल मेस्टेक्टमी करते हैं। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो जो है वो इन साइटो है, उसमें एमआरएम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सिलरी डायसेक्शन नहीं करनी, उसमें आपने बायोलेटरल मेस्टेक्टमी करनी है। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन में पेशेंट है जिसकी हिप रिप्लेसमेंट हुई है, उसको जो है फुट ड्रॉप है, बटक पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स फुट, एंड लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग। इसमें जो आपकी इंजरी हुई है दैट इज इंजरी टू शियाटिक नर्व। हिप जॉइंट की सर्जरी, बटक पेन जो कि रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स फुट, ये आपके शियाटिक नर्व की तरफ लेके जाता है। अगर आपके पास फुट ड्रॉप होता, लेटरल लेग की सेंसेशन जाती, लेकिन बटक पेन ना होता, तो फिर आप कॉमन पेरोनियल नर्व उठाते। अच्छा जी, पेशेंट है उसको स्वेलिंग इन द सबमेंडिबुलर रीजन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। इसको क्या है, इसको सबमेंडिबुलर स्टोन है। मोस्ट कॉमन आपके पास जो कॉज है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, या ये जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग है वो क्या है, वो आपके पास आता है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, स्टोन है, जो कि प्रेसिपिटेट हो रहा है बाय ईटिंग। इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन जब आप खाना खाते हो तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ती है, तो दैट इज प्रेसिपिटेटेड बाय ईटिंग। ये आपको बेले का जो 27 एडिशन है उसमें मिलेगा, सिलाइवरी ग्लैंड वाले चैप्टर में, पेज नंबर 780। अच्छा जी, फिर आपके पास 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि जिसको स्टेज 3 के प्रेशर अल्सर्स हैं, ठीक है। उसकी डिब्राइमेंट की जब टिश्यू कल्चर कराया है तो उसमें 108 ऑर्गेनिजम्स पर ग्राम ऑफ टिश्यू आए हैं। इसमें आपने नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट आपसे पूछा है। इसमें कहा जाता है कि जी, ये आपको शॉर्ट्स में पेज नंबर 256 पे मिलेगा कि इन्फेक्टेड वुंड की डेफिनेशन क्या है, कि 10 रेज़ पावर 5 से अगर मोर देन 5 हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज इन्फेक्टेड वुंड। इसमें टिश्यू कल्चर आपके पास 108 ऑर्गेनिज्म बता रहा है, ये आपका डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड है, इसमें आपको डिब्राइमेंट को रिपीट करना है। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट है प्रेजेंट के एब्डोमिनल पेन के साथ, डिस्टेंशन के साथ, नोजिया, एंडोस्कोपी डन, जिसकी में आपको क्या मिला, आपको जस्ट मिला है। मैनेजमेंट आपकी क्या है। अच्छा, जस्ट की मैनेजमेंट आपको मिलेगी पहले का पेज नंबर 1178 में। वो कहता है कि अगर रिसेक्टेबल है तो सर्जरी इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्यूमर, और अगर लार्जर ट्यूमर है तो आपने 6 से 9 मंथ का उसको इमरटेनब देना है जो कि आज न्यू एडजुवेंट, फिर उसके बाद सर्जरी करोगे और फिर एडजुवेंट भी दोगे फॉर अगर मेलिग्नेंट पोटेंशियल हाई है। अच्छा, तो इसमें आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा, इसमें आपके पास उसने जब कहा कि लार्जर है ट्यूमर हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 3 to 6 मंथ में आप उसको इमरनेट दोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास डी आंसर आएगा। इमरनेट न्यू एडजुवेंट थेरेपी और उसके बाद साथ आपने सर्जरी करनी है।
अच्छा जी, फिर आपके पास आता है जी 44 ईयर ओल्ड मेल है, वो आपके पास बायोप्सी करवाई है उसने, उसको क्या हुआ है, उसको 2.1 mm थिकनेस का सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मैलिग्नेंट मेलानोमा है। क्लिनिकली आपके पास जो है डिटेक्टेबल लिम्फ नोड नहीं है। तो आपने इसमें क्या करना है, अच्छा एक चीज है, एक लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी, अब मेरे ख्याल से शॉर्ट्स में पढ़ी थी, उसने कहा था हर वो मेलानोमा जो कि मोर देन 1 mm का होता है, उसकी थिकनेस 1 mm से ज्यादा होती है, वो इंडिकेशन है कि आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की तरफ जाओ। हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी मेलानोमा में करते हैं, ब्रेस्ट में करते हैं, और पेनाइल कार्सिनोमा में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल है। तो आपने वाइड लोकल एक्सcision करना है, उसका मार्जिन आपने कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है, और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है। ये आपको मिलेगा शॉर्ट्स का जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस वाला चैप्टर है, पेज नंबर 531। अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो आपका जो सर्वाइवल रेट है वो 5 से 10% इंक्रीज हो जाता है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास वेस्टिंग ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड एंड वीकनेस और पेन का बता रहे हैं। नर्व इंजरी पूछ रहा है, नर्व इंजरी हमें पता है अल्नर नर्व है। बेले का चैप्टर नंबर 35 पेज नंबर 476 टेबल नंबर 35.6 पे मेंशन है। अच्छा जी, बीएमआई के बारे में पूछ रहा है, बीएमआई क्लास 2 की ओबेसिटी के बारे में पूछ रहा है, दैट इज बीएमआई जो कि 35 से लेकर 39 तक होता है। ये आपका बेले का पेज नंबर 1182 टेबल नंबर 68.1 बेरियाटिक सर्जरी वाला जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टेबल मेंशन है, वो जरूर देखने वाला है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है असल में वेबसाइट का थर्ड एडिशन है, पेज नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, उस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उस क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि 35 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसकी एंडोस्कोपिक डायलिटेशन हुई है पेप्टिक स्ट्रक्चर के लिए, उसका भी मिड थोरेसिक एसोफेगस में स्ट्रक्चर था। अब उसको चेस्ट पेन भी है, उसको डायनोपेगिया भी है, हेमोडायनेमिकली वो स्टेबल है, चेस्ट रेडियोग्राफ डू नॉट शो फ्री एयर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कहता है कि चेस्ट रेडियोग्राफ ने फ्री एयर बताई है आपको, आपने वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट दिया है। और अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है कि प्लूरल इफ्यूजन भी है, और ये जो है आपको एयर निमो वो भी दे रहा है, फ्री एयर भी दे रहा है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन है वेबसाइट का, वो आपको कहता है कि कोई फ्री एयर भी नहीं है, कोई प्लूरल इफ्यूजन भी नहीं है। हमने ऐसे फिजियोग्राम कराया है, उसमें वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट कराया है, वो नॉर्मल है। वो कहता है जी नेक्स्ट स्टेप बता दो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कहता है जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उस क्वेश्चन में, वो कहता है कि आप ऐसे फिजियोग्राम कराओ विथ थिन मीडियम। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब वो जो एक्सप्लेनेशन देता है, वो कहता है कि पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन है और डायनोपेगिया है, तो आपने जो है हाइड्रोजेनिक एसोफेजियल परफोरेशन को रूल आउट करना है। ठीक है जी। हाइड्रोजेनिक इंजरीज जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन क्या हो सकती है, हाइड्रोजेनिक इंजरीज हो सकती है। अच्छा जी, अब आपके पास कहता है कि जब एसोफेजियल परफोरेशन आप सस्पेक्ट करो तो इनिशियल वर्कअप में आपके पास प्लेन रेडियोग्राफ, एक्सरे या एब्डोमेन जो भी आपने करना होता है, डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एसोफेजियोग्राम कराओ जो कि वाटर सॉल्युबल हो। अगर वो नॉर्मल आता है तो थिन मीडियम कराओ जो कि ज्यादा सेंसिटिव है, विद सीटी कंट्रास्ट जो कि लेस सेंसिटिव है। ये जो है ये एसोफेजियोग्राम को ज्यादा सेंसिटिव करार देता है, ठीक है जी। फिर कहते हैं ब्लाइंड जो चेस्ट ट्यूब एनजी ट्यूब है वो आपने नहीं डालनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट डायग्नोसिस कंफर्म करने से पहले आप नहीं कर सकते। अगर तो पेशेंट को फ्री परफोरेशन मिलती है इन द मिड एसोफेगस, रिपेयर आपने करना है वाया राइट पोस्टीरियर लेटरल थोरेकोटमी, ठीक है, राइट पोस्टीरियर लेटरल थोरेकोटमी। अच्छा, इसमें जो आंसर आपके पास बन रहा है ना, इसमें ना तो पोस्टीरियर, अच्छा इसमें जो है लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल, ये जो आपका वाला क्वेश्चन है, इसमें है कि लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल है या राइट एंटीरियर लेटरल है। तो इसमें असल में जो आंसर बनना चाहिए वो क्या है कि मिड एसोफेगस का जो आपके पास अगर वो आता है, परफोरेशन आती है, तो आप उसके लिए राइट पोस्टीरियर लेटरल थोरेकोटमी करते हो। और अगर इंजरीज हो जो कि डिस्टल टू थोरेसिक एसोफेगस होती है, दैट इज अप्रोच बाय लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल। यानी कि अगर डिस्टल थोरेक्स की बात करें तो उसमें आपने क्या उठाना है, उसमें आपने उठाना है लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल। अगर वो आपसे कहे कि जी आपकी जो इंजरी है वो मिड की तरफ है, मिड थोरेक्स की तरफ है, तो उसमें आपने मिड एसोफेगस या मिड थोरेक्स में जो आपने कहाँ जाना है, आपने राइट पोस्टीरियर लेटरल की तरफ जाना है। ये भी हो सकता है ये पूरा रिकॉल हो, आप ऑप्शन ठीक तरह से नहीं उठा पाए हो, लेकिन क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट सेम रश वाला ही क्वेश्चन है। तो आपने देख लेना है कि वो क्या बता रहा है कि परफोरेशन हुई भी है, परफोरेशन नहीं हुई है। अगर मिड थोरेक्स की बात करता है तो आपने राइट पोस्टीरियर लेटरल थोरेकोटमी की तरफ जाना है।
फिर आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कहता है पेशेंट है उसको कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो इन्वेड कर गया है मसल की लेयर तक, ठीक है जी। लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, सर्वाइवल आपसे पूछ रहा है। इसका सर्वाइवल आपको मिलता है 50% सर्वाइवल रेट है 5 ईयर का। पहले का पेज नंबर 1364, प्रोग्नोसिस ऑफ लिम्फ नोड वाले की जो है वो 45 to 50% है कोलोरेक्टल में, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा सी। पेशेंट है फायर आर्म, उसको इंजरी हुई है, थ्री और लॉन्ग उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी गई है, आईवी फ्लूइड उसको लगता रहा है। अभी जब हम वो कर रहे थे एब्डोमेन को क्लोज कर रहे थे, तो सीकम उसकी एडिमेटस थी, एब्डोमेन उसका बंद नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप उसको बगोटा बैग लगाओ या लेप्रोस्टमी लगाओ। पहले का जो चैप्टर नंबर 30 है, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 3 है सॉरी, पेज नंबर 338, पहले का रेफरेंस आपको मिलेगा पेज नंबर 338 पे। अच्छा जी, हम लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं। अब आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो है वो आपसे ट्रांसेक्ट हो गई है और पेशेंट जो है मैसिवली ब्लीड कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन वेसल्स होती हैं जिसको आपने खामखा रिपेयर करना ही करना है। उसमें से एक जो है वो पोर्टल वेन है। तीन वेसल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वेसल्स है। एक तो पोर्टल है, एक आपके पास सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा अबव है या बिलो रीनल वेन है, ये मैं आपको एक दफा देख के कंफर्म करके बताती हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखो कि तीन वेन्स हैं जिनको आपने रिपेयर करना है, जिसमें से एक पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन को आप रिपेयर करोगे, पोर्टल वेन की मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आप राइट हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हो, लेकिन आप पोर्टल वेन को लाइगेट नहीं करते। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले का जो टॉर्सो ट्रॉमा वाला चैप्टर है, ट्रॉमा में जो टॉर्सो ट्रॉमा वाला चैप्टर है, पेज नंबर 380। पोर्टल वेन की मॉर्टेलिटी जो है वो मोर देन 50% है, ठीक है। इसको आपने रिपेयर करना होता है। फिर भी आपके पास है डिफिकल्ट कैलॉट्स की एनाटॉमी है वाइल डूइंग लैप कोलिसिस्टेक्टमी रिसेंट एडवांसेस। हमें आपको सीबीडी की इंजरी कैसे आप प्रिवेंट करते हो, आप इंट्रो ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राम कराते हो जो कि ग्रीन डाई के साथ है। इसका रेफरेंस आपको किस में मिलेगा, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले का चैप्टर नंबर 71, पेज नंबर 1249। अच्छा, जो वेन्स है जिनको हम नहीं लाइगेट करते उसमें एक आपके पास पोर्टल है, एक आपके पास सुपीरियर वेना केवा है, नहीं सॉरी, एक आपके पास, इसको मैं दोबारा देता हूँ। अच्छा, जो तीन चार वेन्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने लाइगेट नहीं करनी होती, आप उसको रिपेयर करते हो। उसमें एक आपके पास आता है पॉप्लिटियल वेन, एक आपके पास आता है पोर्टल वेन, एक आपके पास आता है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और इंफीरियर वेना केवा अबव रीनल। पोर्टल वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है उसको आप एक्सट्रीम केसेस में लाइगेट कर सकते हो, लेकिन उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि आपने पोर्टल वेन को रिपेयर करना है, लाइगेट नहीं करना। अच्छा जी, फिर आपके पास है कि 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको हमने 10 यूनिट पैक रेड ब्लड सेल के लगाए हैं, उसको ब्लंट ट्रॉमा था। अब उसको क्या हो रहा है, उसको सर्कम एरोलर टिंगलिंग हो रही है। पेशेंट जो है हाइपोकैल्सीमिया में गया हुआ है। आपने उसको आईवी 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाना है। अच्छा, कैल्शियम का क्या सीन होता है, आप जब पेशेंट को मैसिव ट्रांसफ्यूजन देते हो और या स्टोर ब्लड लगाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम चिलेटिक एजेंट होते हैं। जब आप उसको ब्लड लगाते हो तो बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो जाके उन कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट के साथ जाके बाइंड कर जाता है और पेशेंट जो है वो हाइपोकैल्सीमिया में आ जाता है। अच्छा, अब एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ कि जब हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट जाता है या पेशेंट, आपने थायराइडेक्टमी की है, पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में गया है, आपने सुबह मॉर्निंग राउंड किया है, एमसीक्यू अगर आपके पास ऐसा है कि आपने जी मॉर्निंग राउंड किया है, पेशेंट को जो है खुद सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। मतलब पेशेंट ये नहीं कहता कि मेरे हाथों में सुइयां चुभ रही हैं या मुझे सर्कमएरोलर टिंगलिंग टिंगलिंग है, या कोई ऐसा आपको कोई भी वो नहीं दे रहा। लेकिन जब आपने हाइपोकैल्सीमिया के साइन चेक किए, जब उसको कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है या उसको फेशियल ट्विचिंग हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट में आप उसको ओरल कैल्शियम दे सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि ये वो चीजें हैं जो आप पेशेंट के अंदर से निकाल रहे हो। जो सिम्टम्स है इसका मतलब है कि पेशेंट जो है अब उस स्टेज में है कि आपने उसको ओरल नहीं देना, आपने उसको आईवी देना है, ठीक है। जो साइन है वो आप खुद निकाल रहे हो। जो सिम्टम है कि वो पेशेंट जो है वो आपको बता रहा है इस टाइम हाइपोकैल्सीमिया एविडेंट हो चुका है, ठीक है। जब पेशेंट सिम्टम्स आपको बताएगा तो आपने आईवी लगाना है। अगर पेशेंट आपको साइंस दे रहा है, खुद उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जाके वो साइन लगा रहे हो और साइन जाके आपको बता रहे हैं कि पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में है, तो फिर आप ओरल कैल्शियम दे सकते हो। तो इसमें आप क्या दोगे, पेशेंट जो है आप आपको सिम्टम्स देना स्टार्ट हो गया, आप उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले में जो पैराथायराइड वाला चैप्टर है 881 पे।
IV 10 ml, और इसको आप लगाते किस तरह, 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हो, उसमें 10% लगाते हो, 10 ml लगाते हो ओवर 10 मिनट, ठीक है। इसका जो रूल है वो रूल ऑफ 10 है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। कितने ml में डाइल्यूट करोगे, 10 ml में डाइल्यूट करोगे, और स्लो स्लो ओवर 10 मिनट देते हो। अच्छा जी, फिर एक पेशेंट है, उसकी अपेंडेक्टमी हुई है, स्किन को क्लोज किया है, 4 दिन के बाद वो पस डिस्चार्ज के साथ आ रहे हैं। अब आपने उसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है? ये हमें पता है कि हमने वूंड को ओपन करना है, वॉश करना है, और वूंड को लेफ्ट ओपन कर देना है फॉर सेकेंडरी हीलिंग, या फिर आप डिलेड जो है वो डिलेड प्राइमरी हीलिंग के लिए भी छोड़ सकते हो। अच्छा जी, पेशेंट है, ER में आया है, उसको नोज पे ट्रॉमा हुआ है। आपने आइडियल क्या, आपको क्या चीज उठानी है नोज में? आपको कार्टिलेज भी चाहिए और आपको स्किन का कवरेज भी चाहिए। तो इसमें किसके लिए आप क्या उठाओगे, कॉम्पोजिट ग्राफ्ट उठाओगे। इसमें आपको जो रेफरेंस मिलेगा वो बेले 28 एडिशन पेज नंबर 687 पे मिलेगा। फिर जो आपके पास है, 48 ईयर ओल्ड वुमन है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, पोस्ट ऑपरेटिवली वो सेल्फ मेडिकेटेड होती रही है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये किस कहाँ का क्वेश्चन, ये प्री टेस्ट चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने जो आंसर आपके पास है कि अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया क्या है, लॉस ऑफ डीप रेनल रिफ्लेक्सेस है। ये प्री टेस्ट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, पेशेंट है, हार्ड ब्रेस्ट मास है, दैट इज नॉट मोबाइल ओवर द स्ट्रक्चर, यानी कि स्किन की इन्वॉल्वमेंट हुई भी है। फिक्स्ड नोड है, उसकी कोई मेड्स नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? अच्छा, एक तो इसकी स्टेजिंग में भी ये याद रखो कि जब स्किन की इन्वॉल्वमेंट, स्किन क्या है, स्किन आपका बाहर है, चेस्ट वॉल क्या है, चेस्ट वॉल अंदर है। तो ये आपके पास जो स्टेजिंग है, ये कौन सी बन रही है, T4 बन रही है। T4 B, बी क्योंकि स्किन बाहर है, बी बाहर, और ए अंदर चेस्ट वॉल, ठीक है। अगर चेस्ट वॉल की इन्वॉल्वमेंट देता है तो दैट इज T4A। अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट देता है तो दैट इज T4B। अगर चेस्ट वॉल और स्किन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज T4C। और अगर आपको कहता है कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट का कैंसर है, तो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो सीधे सीधे आपके पास T4B आ जाता है, ठीक है जी। और फिक्स नोड N1, जहां पे भी आपको मोबाइल नोड मिलते हैं वो N1 कंसिडर किए जाते हैं। जहां पे भी आपको फिक्स्ड हो जाते हैं वो खुद ही N2 में फॉल हो जाता है। और एक चीज याद रखनी है कि फिक्स नोड पे जो है हम एक्सिलरी डायसेक्शन नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें न्यू अर्जेंट देना होगा, हमें डाउन स्टेज करना होगा, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सर्जरी की तरफ। तो लोकली एडवांस अगर आपके पास पेशेंट आता है, तो आपका इंडिकेशन क्या बनता है कि आप कीमो रेडियो दो फॉलोड बाय MRM। अच्छा जी, फिर आपके पास है जी, यंग फीमेल पेशेंट है, राइट इलेग फोसा में उसको पेन है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिली है, हमें एक मास मिला है जो कि एट द बेस ऑफ द सीकम पे है। बायोप्सी ने बताया म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने राइट हेमिकलेक्टमी करनी है। जब आपको बेस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आपने राइट हेमिकलेक्टमी करनी है। एडिनोकार्सिनोमा, राइट हेमिकलेक्टमी, सीधा सीधा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? एक एडिनोकार्सिनोमा के लिए याद रखना है कि उसमें साइज मैटर नहीं करता, आपने राइट हेमिकलेक्टमी करनी है। अगर बेस इन्वॉल्व हो गई है तो आपने राइट हेमिकलेक्टमी करनी है। अच्छा, फिर इसमें हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, ये आपको टेबल मिलेगा, सेबेस्टिन का एक टेबल है, पेज नंबर 1317। ये टेबल आपने जरूर याद रखना है, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा इनको समझने में। टेबल है 51.12, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपका एक एमसीक्यू सर्कुलेट कर रहा होता है कि आपने जो है, पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है। एक तो ओल्ड एज में आपने याद रखना है कि ओल्ड एज में जो है वो अपेंडिक्स कॉमन नहीं है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो ओल्ड एज की बीमारी नहीं है। तो जब एमसीक्यू में मेंशन होता है ना जी, ओल्ड एज पेशेंट है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ आया है, आपने ओपन किया, आपको मास मिला है सीकम में या असेंडिंग कोलोन में। देखो, एक बात याद रखो कि ओल्ड एज में मैंने बताया कि अपेंडिक्स जो है वो नहीं होती। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपका ध्यान जाना चाहिए कि यार ये कोई जो है ये असेंडिंग कोलोन का मास हो सकता है। जब वो अपेंडिक्स के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ना, तो पेशेंट हमारे पास आता है एज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। आपने खोला, आपने देखा जी सीकम का कोई मास पड़ा है, सीकम का मास, ठीक है। अपेंडिक्स के मास की बात नहीं हो रही। सीकम का मास है या असेंडिंग कोलोन का मास है, तो आप क्या करोगे, बायोप्सी लोगे, बंद कर दोगे, या राइट हेमिकलेक्टमी की तरफ प्रोसीड करोगे? आप राइट हेमिकलेक्टमी की तरफ प्रोसीड करोगे, क्यों? क्योंकि वो कोलोनिक, राइट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा है, जो कि इमरजेंसी में 3 तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, या परफोरेशन के साथ, या हेमरेज के साथ। तो अगर आप पहले देखो तो पहले आपको एक इसी हेडिंग के नीचे आपको बताती है कि राइट साइडेड जो आपके पास लीजन आती है उनको हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स राइट हेमिकलेक्टमी। लेफ्ट साइडेड है तो उसमें हम स्टंटिंग कर सकते हैं। कोलोन में एक चीज और याद, आपने बात याद रखनी है कि कोलोन में हम न्यू अर्जेंट नहीं देते। रेक्टम है, हम न्यू अर्जेंट देते हैं। एनएल है, हम न्यू अर्जेंट देते हैं। बाकी भी ऑलमोस्ट जितने
कार्सिनोमा है, अब हम न्यू एडजुवेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोलोन में हम अप फ्रंट सर्जरी करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टमिक डिजीज है, तो फिर हम इसको एडजुवेंट कीमो या रेडियो देते हैं। लेकिन कोलोन में आपने पहले सर्जरी करनी होती है। अच्छा जी, फिर आपके पास एक यंग पेशेंट आया है, फायर आर्म इंजरी हुई है एपिगेस्ट्रम में। एग्जिट उसका जो है थ्रू द राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, मिड एक्सिलरी लाइन में, चेस्ट ट्यूब में 120 ml का आउटपुट है। क्या करोगे? लेप्रोटमी करोगे। ये आपको इसका रेफरेंस मिलेगा शॉर्ट्स पेज नंबर 202, टेबल नंबर 7.25। गन शॉट वुंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सीधा ओटी में लेके जाना है। अच्छा जी, अब आरटी का पेशेंट है, 4 घंटे के बाद आया है, राइट एपोकॉर्डन पेन है उसको, उसका एचबी जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब जो उसका लिवर का इंजरी है, दैट इज ग्रेड 3 इंजरी। अब आपने क्या करना है? आपने इसको आईसीयू में ऑब्जर्व करना है। इसका रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ, आप जाके शॉर्ट्स खोलो, पेज नंबर 225, अंडर द हेडिंग ऑफ एब्डोमिनल इंजरी। अगर आप देखो तो उसमें आपको बताता है कि पेशेंट जिनका ग्रेड 2 से अबव जिनकी इंजरी होती है शुड बी मॉनिटर्ड इन सर्जिकल आईसीयू, ठीक है जी। सर्जिकल इंटेंसिव यूनिट में आप उसको जो है रखोगे। और प्लस एक चीज और है कि पहले भी आपको ये बताती है कि जो आपका लिवर की इंजरी है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ द इंजरी, बल्कि ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट स्टेबल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और ऐसे एमसीक्यू जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है कि जी लिवर की लेसरेशन है, ग्रेड 3 की लेसरेशन है, आपने पेशेंट को ओपन किया हुआ है, आप खोल के खड़े हो, आप क्या करोगे? तो बहुत सारे बच्चे जो है उसमें लगा रहे हैं कि जी हमने अभी पेशेंट खोला खोला हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर की या पता नहीं ग्रेड 3 की पता नहीं कितने सेंटीमीटर की जो है लेसरेशन है, ग्रेड 3 बन रहा है, तो उसको जो है हम स्टिच करेंगे क्योंकि हमने अभी उसको खोला हुआ है। आप ये देखो कि लिवर जो होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है। हम जब कोली कर रहे होते हैं, ओपन कोली कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा डीवर लगाते हैं, वो ब्लीड करने लग जाता है। हम वैसे जो लिवर की इंजरी को रिपेयर करते हैं वो हम राउंड बॉडी में फिगर ऑफ 8 में लेते हैं, स्टिच लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको, वो नॉन ब्लीडिंग है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप उसके अंदर से स्टिच गुजारोगे, आप उसको टाइट करोगे, वो कट थ्रू होता जाएगा। और वो 3 अगर सेंटीमीटर की अगर आपकी वो है लेसरेशन है, तो आप उसको 4-5 सेंटीमीटर की लेसरेशन बना दोगे, ठीक है। तो इसमें आपका एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उसमें आपने क्या चूज करना है? आपने उसमें चूज करना है कि डू नथिंग, सिर्फ ड्रेन डालो, ऑब्जर्व करो, कुछ भी ना करो। आपने लेसरेशन को कुछ नहीं करना। इसका जो आपको रेफरेंस है, उसका आपको वेबसाइट की 3rd एडिशन में रेफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। वो ये आपका एक और एमसीक्यू कवर हो गया जी। फिर आपके पास आता है पेशेंट है, वो आईसीयू में आपने एडमिट किया है, वो डी से वेंट पे आपने उसको डाला है, वो डिसेचुरेट कर रहा है, उसका बीपी कम है, उसको टेकिपनी है, उसको टेकिकार्डिया है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? व्हाट टू डू नेक्स्ट? वैसे तो जितने भी ये ऑप्शन है, ये सब आपने करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपने कनेक्शन को चेक करना है, वेंटिलेटर या सर्किट को चेक करना है कि ईटीटी तो आपकी ब्लॉक नहीं है। उसके बाद आपने उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो, मैनुअल ऑक्सीजन दे सकते हो। ये आपको इसका रेफरेंस मिलेगा या तो वॉशिंगटन मैनुअल में या शहान सलीम में। करने आपने सारे काम है, लेकिन सबसे पहले जो है आपने कनेक्शन को चेक करना है। अच्छा जी, अब एक पेशेंट है जो कि ओपन प्रोस्टेक्टमी हुई है, हमने सस्पेक्ट किया कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपने हमेशा याद रखना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटीपी है, ठीक है। सीटीपी है आपका जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अगर आपसे पूछे जी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन इन्वेसिव थी, तो अब हम ये नहीं करते। वीक्यू स्कैन जो है हम कब कराते हैं? हम कराते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें हम सीटी नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक ऐसा पेशेंट जिसको रीनल इंसफिशियंसी, आप कंट्रास्ट नहीं दे सकते, या किसी कंट्रास्ट से एलर्जी है, या वो प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो उसमें आप वीक्यू स्कैन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सीटीपीए का ऑप्शन नहीं है, तो आप पल्मोनरी एंजियोग्राफी का ऑप्शन उठाओ। इसमें रेफरेंस आपको शॉर्ट्स में मिलेगा। फिर आपके पास आता है जी 72 ईयर ओल्ड मैन है, सब टोटल कलेक्टमी उसकी हुई है, उसको हमने रखा है टीपीएन के ऊपर 2 वीक के लिए। उसके बाद अब उसको क्या होने लगा है? डायरिया होने लगा है, उसको मिनिमल ग्रैनुलेशन टिश्यू आया है, उसको फूड का टेस्ट नहीं आ रहा, इंक्रीज हेयर लॉस है, पेरी ओरल जो है उसको रैशेस भी है। किस चीज की डिफिशियंसी है? जिंक की डिफिशियंसी है। कि आपको वेबसाइट का चैप्टर नंबर 37 2nd एडिशन क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने एक दफा जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक दफा जरूर देख लेना। वेबसाइट चैप्टर नंबर 37 2nd एडिशन, वेबसाइट का 2nd एडिशन क्वेश्चन नंबर 7। फिर आपके पास आया जी रिकरेंट मेलेनोमा। रिकरेंट मेलेनोमा की ट्रीटमेंट क्या है? लिम्फ परफ्यूजन।
ये आपको कहाँ पे मिलेगा? शॉर्ट्स पेज नंबर 491। डायग्राम भी आपको नीचे मिलेगी, फिगर नंबर 16.15। तो रिकरेंट अगर आपके पास मेलिडोमा आता है तो आप उसको लिम्फ परफ्यूजन देते हो। फिर आपके पास स्टेज शिफ्टिंग का फिनोमेना है, दैट इज विल रॉजर फिनोमेना। फिर आपके पास आईलेट का डिफेक्ट है, लेस देन 50% पार्शियल थिकनेस है। ट्रीटमेंट क्या होगी? ये आपको प्राइमरी रिपेयर करना है। इसका जो रेफरेंस है वो आपको शान सली में मिलेगा। उन्होंने उसने बहुत अच्छा बताया हुआ है कि फुल थिकनेस है तो हमने क्या करना है, पार्शियल थिकनेस है तो हमने क्या करना है। अगर तो फुल थिकनेस है, लेस पार्शियल थिकनेस है लेस देन 50 और लेस देन 50 है तो आप क्लोज कर सकते हो प्राइमरी रिपेयर के साथ। अगर मोर देन 50 है तो आपने फुल थिकनेस ग्राफ्ट उठाना है, जो कि ऑपोजिट आईलेट से उठा सकते हो। फिर अगर आपके पास फुल थिकनेस आपके पास डिफेक्ट है और वो लेस देन 25% है तो उसमें आप प्राइमरी क्लोजर कर सकते हो विद लोकल टिश्यू एडवांसमेंट या लेटरल कैंथोटमी या कैंथोलिसिस आपको करना पड़ता है। फिर आपके पास 25 to 75% है, उसमें आपने कंजक्टाइवल फ्लैप लेना है, उसमें सेमी सर्कुलर फ्लैप लेना है। मोर देन 75 है तो लोअर आईलेट स्विच फ्लैप आपने उठाना है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको शांसली में उसने डायग्राम भी बनाई हुई है और उसने बहुत अच्छा बताया हुआ भी है। फिर आपके पास एक पेशेंट है, आरटीए का पेशेंट है, पेल्विक ट्रॉमा है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? अच्छा, अब एक चीज देखो, पेल्विक ट्रॉमा हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, आपको लेप्रोटमी में लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप लेप्रोटमी में कब लेके जाओगे? जब फास्ट पॉजिटिव आएगा, जब इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीड हो रही है। वरना तो जो आपने पैकिंग करनी है वो भी आपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पैक करनी है ना। तो लेप्रोटमी तो पेरिटोनियम तो खोलने की आपको जरूरत है ही नहीं। आपने जो पैकिंग करनी है वो आपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल करनी है। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखो कि आपको लैंच का एक एमसीक्यू है, लैंच का एमसीक्यू है चैप्टर नंबर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 मेरा ख्याल, ठीक है जी। उसमें उसने बताया है कि आपके पास दोनों ये लैंग्वेज में दोनों ये क्वेश्चन जो है आपने नोट करने, क्वेश्चन नंबर 15 भी, क्वेश्चन नंबर 46 भी। उसने मैं आपको बल्कि क्वेश्चन पढ़ के बता भी देती हूँ। अच्छा जी, अब आपका लैंच का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 25, पेज नंबर 267, चैप्टर है आपका ट्रॉमा वाला, ठीक है जी। तो देखो इसमें कहता है कि 60 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर जो है 70/0 है, ठीक है। पेरिटोनियल लवाज ने कोई ब्लड नहीं बताया, उसका ब्लड प्रेशर जो है एलिवेट हो गया 58 सिस्टोलिक पे, ठीक है, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 लीटर रिंगर लैक्टेट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसका 85 पे आ गया, ठीक है। सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला जो है उसका 85 पे है, ठीक है, यानी कि अभी भी पेशेंट जो है वो शॉक में है। एक्सरे ने बताया है कि पेल्विक फ्रैक्चर है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप इसने जो उठाया दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेटर। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि इसने एक्सप्लेनेशन क्या बोला है। इसने कहा अर्ली एक्सटर्नल फिक्सेशन ऑफ द pelvis has been showing to reduce the bleeding and mortality in the patient in shock, ठीक है जी, ड्यू टू pelvic fracture, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ pelvic fracture पेशेंट शॉक में आप क्या करोगे? एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाओगे। अनस्टेबल पेशेंट आप उसको सीटी नहीं भेज सकते। सिलेक्टिव एंजियोग्राफी विद एम्बोलाइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल में आल्सो बी हेल्पफुल इन दिस पेशेंट, लेकिन अनस्टेबल है इसलिए नहीं करेंगे। लेप्रोटमी रिजल्ट करेगा इन अनकंट्रोल्ड पेल्विक ब्लीडिंग इफ लेप्रोटमी यूजुअली रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड पेल्विक ब्लीडिंग, ठीक है जी। उसने आंसर क्या उठाया? उसने आंसर उठाया आपके पास एक्सटर्नल फिक्सेटर। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन भी मैं पढ़ देती हूँ आपको और उसका आंसर भी बता देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि 43 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, वो इमरजेंसी में आई है, उसका ब्लड प्रेशर 80/60 है, पल्स 110 है, रेस्पिरेटरी रेट 26 है, ब्राइट रेड ब्लड उसको आ रहे हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन पे, ठीक है, बोनी फ्रेगमेंट भी पाल्पेबल है। पेशेंट जो है वो रिमेन हाइपोटेंसिव है डिस्पाइट आपने 3 लीटर ऑफ फिंगर लैक्टेट लगा दी और 2 यूनिट ऑफ टाइप स्पेसिफिक ब्लड भी दे दिया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसने जो आंसर उठाया ना 46 का, दैट इज बी, जो कि एक्सटर्नल फिक्सेटर है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट परसिस्टेंट हाइपोटेंशन इज पेल्विक फ्रैक्चर, ठीक है। देयरफॉर एक्सटर्नल फिक्सेटर शुड बी परफॉर्म प्रोमोटली while the patient is undergoing external fixator in the OR and exploratory nephrotomy and colostomy should be performed for rectal injury। पर शॉक के पेशेंट में भी आपने क्या करना है? आपने उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना है। एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज।
और ये आपके शॉक के पेशेंट को भी स्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा फायदा देगा। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है जी एनुलार पेनक्रियास की ट्रीटमेंट बता दो। एनुलार पेनक्रियास की ट्रीटमेंट इन अडल्ट क्या आएगी आपके पास? अडल्ट अगर रिपीटेड अटैक्स आते हैं तो आपने पेनक्रियाटिक डिसेक्शन ऑफ हेड करनी है। यूजुअल ट्रीटमेंट आपके पास क्या है? डुड्यूनोस्टोमी। इफ रिकरेंट अटैक तो डिसेक्शन ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास है जी, ठीक है। ये आपको बेले में मिलेगा पेनक्रियास वाले चैप्टर में। ठीक है जी, फिर यंग पेशेंट है, उसको फाइट है उसके नोज पे, वही दोबारा वही एमसीक्यू है इसमें। आप कौन सा ग्राफ पे उठाओगे? कंपोजिट पे उठाओगे। रेफरेंस आपको किस पे मिलेगा? बेले का पेज नंबर 687 पे मिलेगा। अच्छा जी, अब 38 ईयर ओल्ड लेडी है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज है, सब एरोल आपको मास मिल रहा है। फिनिसी कहती है देयर आर मेलिग्नेंट सेल, व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस? अगर तो इफ देयर आर मेलिग्नेंट सेल तो आपको जो है सीए की तरफ जाना है, ठीक है। ये शायद रिकॉल ठीक नहीं है, और या हो सकता है एरर हो कि देयर आर नो malignant सेल, तो फिर आपके पास है डक्टल पेपिलोमा। ये आपका लैंच का क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है स्किन सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 27। अगर तो malignant सेल है तो फिर सीए की तरफ लेके जाओगे, अगर malignant सेल नहीं है तो डक्टल पेपिलोमा उठाओगे जी। फिर 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, रिकरेंट बायलेटरल हर्निया के साथ आया है, ठीक है जी। पेशेंट को अगेन हर्निया हुआ है, पेशेंट को जो है सर्जरी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास क्या आएगा? प्री पेरिटोनियल रिपेयर आएगा। इसका रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका रेफरेंस आपको मिलेगा सेबेस्टिन में। सेबेस्टिन कहती है अगर प्रीवियसली आपने ओपन रिपेयर किया है तो प्री पेरिटोनियल रिपेयर जो है वो प्रेफर्ड है। अगर प्रीवियसली आपने लेप्रो किया है तो ओपन अप्रोच इज प्रेफर्ड। सेबेस्टिन पेज नंबर 1117, ठीक है। फिर आपके पास जी पेशेंट आए हैं, बेरेटेस्फेगस के साथ आया है, अंडर ट्रीटमेंट है ओमेप्राजोल के, वेट लॉस स्टार्टेड टू वेट लॉस है, अल्सरेटिव लीजन लोअर एस्फेगस में मिल रही है, मोस्ट लाइकली क्या आपके पास है? मोस्ट लाइकली आपके पास एडिनोकार्सिनोमा है। अगर आप पहले का वो टेबल देखो सी एस एफेगस वाले पोर्शन में, उसमें आपको रिस्क फैक्टर दिए हुए, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर में आपने देखना है कि आखिर के जो तीन रिस्क फैक्टर है ना वो एडिनोकार्सिनोमा के लिए, जिसमें आपके पास ओबेसिटी आती है, गर्ड आती है, और बिरियाट और ये बेरेट एस्फेगस आता है, ठीक है। बेरेट एस्फेगस, गर्ड और एस्फेगस, ये और ओबेसिटी, ये तीन जो है एडिनो के हैं। बाकी सब रिस्क फैक्टर आपके पास जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के। प्लस एक चीज और याद रखो, एक्लेजिया में जो कार्सिनोमा आता है वो कौन सा आता है? वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आएगा। अच्छा जी, फिर पेशेंट है, नोन केस ऑफ टाइफाइड है, अब उसको स्प्लीनिक एब्सेस हो गई है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? इसमें हम करेंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज। एक चीज याद रखो कि लिवर और स्प्लीन के लिए हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा सीटी और अल्ट्रासाउंड में आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज उठाओगे, आपको पेशेंट को फालतू में रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं देनी है, सीटी कोई एडेड बेनिफिट नहीं देगा। लिवर और अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से जो है अल्ट्रासाउंड पे, लिवर और स्क्रीन जो है बहुत अच्छे अल्ट्रासाउंड पे विजुअलाइज हो जाते हैं। ये आपको इसका रेफरेंस मिलेगा शॉर्ट्स का पेज नंबर 1436 का, ठीक है जी। प्लस एक और चीज भी याद रख लो कि अगर अगर लिवर एक्सेस हो ही गई है तो इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या है? स्ट्रेप्टोकोका है और ई कोलाई है। अदर में आपके पास माइकोबैक्टीरियम टीबी पे आ सकता है और साल्मोनेला टाइफी पे आ सकता है। वेले का पेज सॉरी श्वार्ट्स का पेज नंबर 1436 है। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ आरटीए ट्रॉमा उसको हुआ है, उसके बाद निपल रिट्रैक्शन है और सम डिस्कलरेशन है, कोई फीवर या मास नहीं है। ये क्या है? ये फैट नेक्रोसिस है। आपका रेफरेंस कहाँ पे आपको मिलेगा? बैले का पेज नंबर 927 पे मिलेगा। ये जो है, ये जो फैट नेक्रोसिस है, इट कैन मिमिक कार्सिनोमा, स्किन थीटरिंग, निपल रिट्रैक्शन, बायोप्सी इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। बायोप्सी इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस। आपने ना एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपके पास ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है फाइब्रो एडिनोमा का, तो फाइब्रो एडिनोमा के लिए याद रखो कि उसमें अगर आपको एज बताई हुई है, बेले की बात कर लो, एज अगर वो कहती है कि 25 या यंगर है, तो उसमें आपके पास कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है? फाइब्रोएडेनोमा की डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे बन जाएगी। लेकिन अगर उसकी जो है एज 25 से ऊपर है और अल्ट्रासाउंड पे आपको एटिपिकल कोई फीचर्स मिल रहे हैं, तो फिर आप एफएनएससी करवाओगे, उस पर फिर कंफर्मेटरी क्या हो जाएगी? एफएनएससी हो जाएगी। फैट नेक्रोसिस के लिए आपके पास कंफर्मेटरी क्या है? बायोप्सी है। और प्लस एक और चीज है, ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस की ट्रीटमेंट क्या है? रीअश्योरेंस है। ये आपको इसका रेफरेंस मिलेगा मेरे ख्याल सेबेस्टिन में, मेरे ख्याल मैंने रेफरेंस ढूंढा हुआ है,
और मैडम मैडम की बुक में, डॉक्टर अनम की बुक में जो है उन्होंने शायद फॉलो अप बोला है, लेकिन फॉलो अप में बेले ऐसी कोई बात नहीं करती है। सेबेस्टियन का आप रेफरेंस देखो, सेबेस्टियन में आप कहता है कि ट्रीटमेंट इज रीअश्योरेंस। लेकिन अगर पेशेंट कहे कि जी, अच्छा, फैट नेक्रोसिस की ट्रीटमेंट में आपको बताया कि रीअश्योरेंस है, अगर पेशेंट का कंसर्न है तो फिर आप उसको जो है ट्रीट कर सकते हो, इंटरवेंशन कर सकते हो, वरना द ओनली ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज रीअश्योरेंस। अब क्या है जी, पेशेंट है 36 ईयर ओल्ड, थर्ड क्वेश्चन नंबर 36 से पेशेंट है, उसको आरटीए हुआ है, अब जो है प्रेजेंट केयर रिट्रैक्शन ऑफ निपल के साथ डिस्कलरेशन है, कोई फीवर नहीं है, मास है, डायग्नोसिस क्या है, फैट नेक्रोसिस है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, आपका जो रेफरेंस है वो आपको मिलेगा बेले का पेज नंबर 927 पे। इट कैन मिमिक कार्सिनोमा, स्किन थीटरिंग देगा, निपल डिटेक्शन देगा, और इसके लिए आपने क्या करना है, बायोप्सी करनी है, बायोप्सी डायग्नोस्टिक। आपका टेस्ट कौन सा है, बायोप्सी, ठीक है। अगर आपको पूछे फैट नेक्रोसिस की डायग्नोसिस आप किस पे बनाओगे, कंफर्म किससे करोगे, बायोप्सी से करोगे। अगर आपसे पूछता है फाइब्रोएडिनोमा, तो फाइब्रोएडिनोमा के लिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आपको जो एज है वो अगर लेस देन 25 है, तो उसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन बनाएगा, अल्ट्रासाउंड बनाएगा, उसमें आप एफएनएससी नहीं उठाओगे। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज्यादा है, ठीक है, और एटिपिकल फीचर्स आपको मिल रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर आप प्रोसीड करोगे टूवर्ड्स एफएनएससी। फिर एफएनएससी जो है आपको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस देगी, आपको बेले में बताएगा, ठीक है। और प्लस एक और इसी तरह फैट नेक्रोसिस का सिनेरियो घूम रहा है, जिसमें डॉक्टर अनम की बुक में जो है मेरे ख्याल उन्होंने फॉलो अप पे उसको रखा है। लेकिन अगर आप इसको कुशेरी में देखो, तो कुशेरी का रेफरेंस है, वो कहता है कि रीअश्योरेंस कराओ। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो आपको बजद है कि जी नहीं, उसको इसको एक्सरसाइज करना है, तो फिर आप एक्सचेंज करते हो, वरना ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज रीअश्योरेंस। और ये आपके पास क्या हो गया, फ्लैट नेक्रोसिस। अच्छा जी, फोर आर्म की इंजरी हुई है, फोर आर्म की इंजरी के बाद आपकी नर्व पैरालिसिस है, बेस्ट मैनेजमेंट क्या है इसकी, बेस्ट मैनेजमेंट जो आपके पास है ये की आपकी, ठीक है। रिपेयर करोगे आर्टरी को, और नर्व रिपेयर करोगे आफ्टर 3 वीक्स के बाद। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली हम कंजर्वेटिव रखते हैं, हम आपके ईएमजीज करवाते हैं, हम देखते हैं गावा पेंटीन देखते हैं, उसके बाद 3 to 6 वीक के बाद, मेरे ख्याल 3 मंथ है या 6 वीक है, उसके बाद आप दोबारा इसकी ये मैग्नेटिक जो स्टडीज होती हैं ये करवाते हो, आप देखते हो इम्प्रूवमेंट है या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप जो है रिपेयर की तरफ जाते हो। अनडिसेंडेड टेस्ट है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू लोकेट क्या है, लेप्रोस्कोपी है। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास जो है फॉर नॉन पाल्पेबल टेस्ट जो है वो आपके पास आता है लेप्रोस्कोपी, बेले का बेले 28 पेज नंबर 1560। अच्छा जी, फिर टेलर है, उसको सॉफ्ट इम्प्लांट है, कोई स्वेलिंग है, सॉफ्ट स्वेलिंग है ऑन द फिंगर, जो कि विच इज सिस्टिक, पेन उसको नहीं है, फीवर उसको नहीं है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपके पास क्या, इम्प्लांटेशन डर्मोइड है। ये आपको शाहान सलीम का जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 35 वहां पे भी मिलेगा। इसका आपको जो रेफरेंस है वो मक्खन लाल, पेज नंबर मक्खन लाल, जो आप क्लिनिकल करोगे ना इंशाल्लाह, तो उसकी पेज नंबर 329, चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 329, पेज नंबर 329 है, और चैप्टर नंबर 9 है, उसमें भी आपको यही सिनेरियो दिया है, जो कि ये इम्प्लांटेड डर्मोइड का क्वेश्चन है। ये की आपकी, ठीक है। फिर जी साउथ हेम्पटन के बारे में आपसे पूछ रहा है, साउथ हेम्पटन आपका जो है बेले 28 में नहीं है, आपको बेले 27 में मिलेगा, पेज बेले 27, पेज नंबर 48, टेबल नंबर 5.1, ठीक है जी। इसमें जब आपके पास पस आ जाती है, तो वो कैटेगराइज होता है एज 5। पस एट 1 पॉइंट या लेस देन 2 सेंटीमीटर उसको हम 2A कंसिडर करते हैं, और लॉन्ग द वुंड अगर पस आ रही है, तो हम उसको 4B कंसिडर करेंगे। ये ठीक है। पोस्ट ट्रोमेटिक आपके पास इविंग और ऑनियन स्किन है, हमें पता है इविंग सार्कोमा है, बेली का पेज नंबर 587 पे आपको रेफरेंस मिलेगा। क्लार्क फोर्क है, कोई लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, एक्सचेंज विद सेंटिनल मेलेनोमा, मैंने आपको बताया मेलेनोमा, ब्रेस्ट और पेनाइल कैंसर में आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हो। श्वार्ट्ज का रेफरेंस है, पेज नंबर 531 पे आपको मिलेगा। हर्निया बिहाइंड द फिमोरल वेसल्स में आपके पास, अच्छा ये आपके पास पूरा टेबल है जो मैंने आप लोगों को भेजा हुआ भी है, मैं एक दफा फिर से दोबारा भेज देती हूँ। एसआरबी का टेबल है, पेज नंबर 784 पे, पूरा हर्निया वाला जो चैप्टर है उसके एंड में एक टेबल है, वो आपने पढ़ना है, वो आपने देखना है। बिहाइंड फ्यूमोरल वेसल्स क्या है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के साथ कौन सा है, आर्टरी के साथ कौन सा है, ये हर्निया पे एक दफा नजर डाल देना, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अच्छा जी, यंग पेशेंट है, यंग गर्ल, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंग गर्ल है, प्रेजेंट की है विद पोस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो हाई है, ठीक है। और उसकी मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस दूसरा, दिस इज प्राइमरी न्यूमोकोकल पेरिटोनाइटिस, बेले 27, बेले 27 में ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, बेले 27 पेज नंबर 1053, ठीक है। बॉयज में ज्यादातर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है, गर्ल्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक प्लस विजाइना या फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा जी, फिर आपके पास है पेशेंट है, उसको 1 सेंटीमीटर का लेजन है ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, एग्जामिनेशन में वैक्सी अपीयरेंस है, रोल्ड
वो उसके एजेस है, सेंट्रली उसको अल्सर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सcision। ये जो है, अच्छा जी, अब सर्जिकल एक्सcision क्यों, क्योंकि सर्जिकल एक्सcision जो है ये कॉस्मेटिक वाला एरिया नहीं है, बेसल सेल कार्सिनोमा का सिनेरियो है। इसमें हम मोस्ट जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, वो किस किस एरिया में करेंगे, अगर आपका कॉस्मेटिक वाला एरिया उसमें अगर रिकरेंट है उसमें, अगर पुअर डिलाइनेशन है उसमें, अगर इनफिल्ट्रेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा है या फेशियल लेजन्स है, ये आपको इंडिकेशंस मिलती है कि आपने मोस्ट सर्जरी करनी है। और इसका रेफरेंस आपको किस पे मिलेगा, पेज नंबर है, शॉर्ट्स का पेज नंबर है 486 पे। अच्छा जी, फिर आपका 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, डायग्नोज हुए विद मल्टीपल हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स इन द स्टमक ड्यूरिंग एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। अच्छा जी, अब शॉर्ट्स अगर आप उठाओ तो शॉर्ट्स का पेज नंबर 1076, उसमें कहता है कि हाइपरप्लास्टिक पोलिप जो कि मोर देन 2 सेंटीमीटर हो, तो उनमें आपके पास इंक्रीज रिस्क होता है सीए का। तो इसमें हम स्टेज एंडोस्कोपी एंड रिमूवल आफ्टर ब्रशिंग साइटोलॉजी जो है ये उठाएंगे, ठीक है। वैसे इनमें चांस कम होता है। ये आप का पेज नंबर, शॉर्ट्स का पेज नंबर 1076 एक दफा जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें कहते हैं कुछ इन्फ्लेमेटरी पोलिप्स होते हैं, कुछ हाइपरप्लास्टिक होते हैं, कुछ जो है आपके पास एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के बाद होते हैं, कुछ में रिस्क ऑफ सी होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो रिस्क होता है। अच्छा जी, फिर आपका सिनेरियो है कि 32 ईयर ओल्ड थिन वुमेन है, ठीक है। एक तो ये आ गया थिन वुमेन है, उसकी करेक्शन करा रहे थे किस चीज की, स्कोलियोसिस की, ठीक है। एक ये दूसरा पॉइंट आ गया, उसको जो है अब क्या है, खाना खाने के बाद उसको एपिगेस्ट्रिक पेन है, फुलनेस है, वॉमिटिंग है, फिजिकल साइन उसके अनरिमार्केबल है, अपर जीआई सीरीज कराई है तो ड्यूडेनम उसकी डायलेटेड मिली है, स्टमक विद मिनिमल फ्लो ऑफ बेरियम इनटू जुजनम, ठीक हो गया जी। आपके पास जो मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या है, डुडेनोजुजिनोस्टमी है। इसका रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा एसआरबी पेज नंबर 841 पे। अच्छा, इसको ना आप थोड़ा सा, मैं आपको वैसे थोड़ा सा नो हाउ भी बता देती हूँ कि अच्छा ये क्या है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम के नाम से भी हम इसको कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, थर्ड पार्ट ऑफ द डुडेनम में होगी, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो एंगल बनता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एओर्टा का, वो एंगल जो है उस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। इसमें अब इसमें आप क्या कहते हैं, इसमें कुछ चीजें जो आपको एमसीक्यूज में पॉइंट्स मिलेंगे कि ये जो सिंड्रोम है ये एग्रीवेट किसकी वजह से हो सकता है, प्लास्टर कोई कास्ट लगी हो, लॉर्डोसिस हो, पेनक्रियास का ट्यूमर हो, कोई enlarged lymph node पड़ा हुआ है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, जिसको हम कास्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है जी। इसमें आपने ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, ड्यूडेनोजिनोस्टमी करते हो, डिवीजन ऑफ लिगामेंट ऑफ पीस करते हो, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर डन, ठीक है। उसको उसका नाम क्या है, ड्यूडेनोजिनोस्टमी है। जो दूसरा ऑपरेशन है उसको उसका नाम है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं हम, डिवीजन ऑफ लिगामेंट ऑफ पीस करते हैं एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप ड्यूडेनम को हटाओ, जो जो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, डुडेनोस्टोमी करो, या फिर आप सुपीरियर मेसेंटेरिक को उठाओ। तो जो प्रेफर्ड वो है ऑपरेशन है, दैट इज डुडेनोस्टोमी। रेफरेंस मैंने आपको बताया एसआरबी पेज नंबर 4842 841। तो जी, फिर आपका है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर का हेपेटिक एब्सेस, इसमें आपने क्या करना है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है जी, इसमें आपके पास है एंटीबायोटिक की थेरेपी अलोन, फिर आपके पास आता है एस्पायरेशन कल्चर एंड एंटीबायोटिक थेरेपी, फिर आपके पास आता है परक्यूटेनियस ड्रेनेज। अच्छा, इसमें अगर आप देखो बैले, बैले का पेज नंबर 1209, ठीक है जी। ट्रीटमेंट में कहते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ लिवर एब्सेस, कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लिवर एब्सेस इनिशियली रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स, इफ पॉसिबल एस्पायरेशन ऑफ द लीजन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, रिपीटेड एस्पायरेशन में बी रिक्वायर्ड एंड ट्रीटमेंट विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। तो ये सेम कॉपी पेस्ट जो लाइन है ये यही है कि एस्पायरेशन करो, कल्चर कराओ और एंटीबायोटिक थेरेपी दो। तो इसका जो आपके पास आंसर बनेगा दैट इज बी, बैले का पेज नंबर 1209। अच्छा जी, फिर आपको पता कहता है कि कोई कंजेनिटल फैक्टर की डेफिशिएंसी है जो कि डिलेड ब्लीडिंग आफ्टर इनिशियल हेमोस्टेसिस कराता है, दैट इज फैक्टर नंबर 8। जो आपके पास टेम्पररी प्लग होता है उसको क्या करते हैं, वो फैक्टर नंबर 8 कैल्शियम के साथ मिलके उस क्लॉट को स्टेबलाइज करते हैं। तो जो आपका डिलेड ब्लीडिंग होगी, इनिशियल हेमोस्टेसिस होगी और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज ड्यू टू फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी। अच्छा जी, फिर आपसे पूछ रहा है बेस्ट फॉर द प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इन कार्सिनोइड ट्यूमर। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर पूछता है कि कार्सिनोइड की जो डायग्नोसिस है उसके लिए आपने क्या देखना है, उसके लिए आपने एलिवेटेड 24 आवर यूरिनरी सर्टेनिन के लेवल या 5 HIAA का आपने टेस्ट कराना है, ठीक है। सर्टेनिन जो है स्पेसिफिक है। अब क्रोमोग्रानिन ए जो है वो दैट इज अ मार्कर ऑफ रिकरेंस एज वेल एज प्रोग्नोसिस। इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे प्रोग्नोसिस
और रिस्पॉन्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्रोमोग्रानिन ए उठाना है। अगर वो डायग्नोसिस पूछता तो फिर हम 24 आवर यूरिनरी ये रेफरेंस आपको इसका बेले में मिलेगा। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव बिलियरी स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब देखो, अब अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट बेस्ट क्या है, स्ट्रक्चर हो गया है, बिलियरी पोस्ट ऑपरेटिव बाइल लीकेज है, जो भी है, उससे नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट अगर आपसे पूछता है तो वो कंफर्मेटरी कौन है, प्रेजेंस ऑफ लीक कौन करा के देगा, हाइडा करा के देगा। लेकिन अब अगर आप बैले देखो, तो बैले कहती है, बैले का 27 पेज नंबर 1204, स्ट्रक्चर ऑफ रीसेंट ऑनसेट में आपने क्या करना है, बलून डायलिटेशन करनी है। परक्यूटेनियस या एंडोस्कोपिक डायलिटेशन एंड स्टंटिंग मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट है जिनको वो रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है। एक तो ये है, मतलब डिफरेंट उसने ट्रीटमेंट के ऑप्शन बताए हुए हैं। अगर रीसेंट ऑनसेट है तो आप क्या करोगे, बलून डायलिटेशन करोगे। वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, ईआरसीपी या पीटीसी के थ्रू कर सकते हो। और जो दूसरा है, बाकी आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप परसिस्टेंट या कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें आपको सर्जिकल रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करनी है। उसमें आप रोएनवाई कोलिडो को जुजुनोस्टोमी कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि फुल डिस्टल सीबीडी के लोअर एंड वाला पोर्शन है तो उसमें आप कोलिडो को जुजुनोस्टोमी भी कर सकते हो। अगर डिस्टल पोर्शन इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर का तो, और आपसे पूछते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो आप कोलिडो को जुजुनोस्टोमी कहते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ऊपर पड़ा हुआ है या कहीं और दरमियान में मिड सीबीडी में कहीं पे पड़ा हुआ है तो कोलिडोको से प्रेफर्ड वाला कौन सा है, कोलिडोको जुजुनोस्टोमी। इफ टू चूज वन आप जुजुनोस्टोमी उठाओगे, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट, तो इसमें हम ईआरसीपी करके स्फिंक्टरोटमी एंड स्टंटिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब ड्यूडेनल स्टंप का ब्लो आउट है सेकंड पोस्ट ऑप डे पे, उसको 600 ml जो है वो आउटपुट आ रहा है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। 600 आउट ml जो है वो कंसीडर किया जाता है हाई आउटपुट, तो इसमें आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी है। जो बेले है उसका पेज नंबर 1175, उसमें वो कहता है कि जो लीकेज होता है डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, कोई किंकिंग की वजह से हो सकती है, जो ड्यूडेनल स्टंप ब्लो आउट करता है। पेशेंट जो है बिलियरी पेरिटोनाइटिस में जाएगा, लेप्रोटमी एंड पेरिटोनियल टॉयलेट आपने करना है। पहले पेज नंबर 1175, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। अच्छा जी, फिर आपके पास कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है दैट हैज रिकरेंस और फीमर का फ्रैक्चर। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें इंट्रामेडुलरी नेलिंग और कीमो करोगे। सीए ब्रेस्ट और जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसमें अगर आपके पास फ्रैक्चर हो भी जाता है तो, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने उसकी फिक्सेशन करनी ही करनी है। बल्कि कहीं कहीं जो है वो ये भी कहा जाता है कि आप इसको प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो फिक्स करो और आप उसको कीमो देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन भी की जाती है। तो आप इंट्रामेडुलरी नेलिंग करेंगे और कीमोथेरेपी स्टार्ट करा दोगे। अच्छा, ये आपके पास है केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सियोसेफेगस। सीटी स्कैन ने बताया कि 90 डिग्री की जो है एओर्टिक इनकेसमेंट हुई है, ग्रेटर देन 90 डिग्री की, ठीक है। अब इनकेसमेंट और ये आपके पास अबटमेंट एक टर्म है। मुझे इसका वैसे शॉर्ट्स में, सेबेस्टियन में, वेलेट में तो है ही नहीं, कहीं कुशेरी में कहीं पे भी कोई ऐसा रेफरेंस मिला नहीं है। लेकिन वैसे जो जर्नल टर्म्स है ना, वो यही कहा जाता है कि अगर आपके पास 180 डिग्री की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसे हम अबटमेंट कहते हैं, और अगर 360 की होती है तो उसे हम इनकेसमेंट कहते हैं। 180 को भी हम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। मोर देन 90 जो है दैट इज मोस्ट सेफ जो ऑप्शन मुझे लग रहा है, दैट इज प्रोबेबली इन्वॉल्व है। ग्रेटर देन 90 का मतलब है कि प्रोबेबली इन्वॉल्व है। ये अगर आपके पास एसोफेगस है और ये एओर्टा है तो इसके दरमियान में वो कहता है कि ट्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितने डिग्री की है। और अगर 360 हो गया तो दैट इज कंप्लीटली उसको उसने चारों तरफ से इनकेस किया हुआ है। 180 का मतलब है कि अभी हाफ है और उसको हम कहते हैं कि उसने 180 डिग्री अबर्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ग्रेटर देन 90 है, 180 से भी कम है, तो प्रोबेबली इन्वॉल्व हम इसको कर सकते हैं। सेफेस्ट ये है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई रेफरेंस है नहीं। फिर पेशेंट है, उसको नीमोसिस्टाइटिस ग्रेनाई है। अब इंटेस्टाइनल सिम्टम्स दे रहा है, दिस इज ड्यू टू परफोरेशन, साइटोमेगालोवायरस इंड्यूस कोलाइटिस परफोरेशन। अच्छा जी, फिर आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम इंसाइजर, वही सी एस्फेगस वाला क्वेश्चन है। आप अगर आपसे पूछा जाए एओर्टिक आर्च का तो वो 23 पे है, और अगर क्रेनिया का पूछा जाए तो दैट इज 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा, ये फिर जो है आपके पास आया है कि 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको मल्टीपल हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स इन द स्टमक है, ठीक है जी। फिर कहते हैं ड्यूरिंग एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी आप क्या करोगे। अच्छा, इसका जो रेफरेंस है ना ये आपको मिलेगा सेबेस्टियन पेज नंबर 1220 पे, ठीक है। कहता है सेबेस्टियन की लाइन कहती फॉर मल्टीपल पोलिप्स द लार्जेस्ट शुड बी रिमूव्ड इफ पॉसिबल, द रिमूविंग, इफ पॉसिबल अगर रिमूव कर सकते हो तो रिमूव कर लो, वरना बायोप्सी जो है रिमेनिंग वाले जो है उनकी आप बायोप्सी उठा लो।
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लार्ज पोलिप मोर देन 2 सेंटीमीटर है, उनमें जो है चांस होता है कि डिस्प्लेजिया या कार्सिनोमा इन साइटो हो। और ऐसे जो पोलिप जिनकी एसोसिएशन एच पाइलोरी के साथ होती है, उनमें मेलिग्नेंसी का रेट होता है 2%। ये सेबेस्टिन की बातें हैं। तो इसमें आपको जो है स्टेज एंडोस्कोपिक रिमूवल आफ्टर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है ये आपको उठाना है। इसका रेफरेंस मैंने आपको बताया सेबेस्टिन में भी है। अच्छा, फिर जो केमिकल बर्न है जिसको आपने इंडिकेट नहीं करना, दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, वो वाटर के साथ, जब आप वाटर लगाते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इरिटेट करेगा और स्प्रेड करेगा। फास्फोरस के जो है पार्टिकल्स बना लेगा। तो इसमें जो ऑप्शन आप उठाओगे दैट इज फास्फोरस। इसमें अभी आपके पास इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजोग्राम की पोजीशन पूछ रहा है, दैट इज टेंडनबर्ग विद 20 डिग्री टिल्ट। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले 28 एडिशन, चैप्टर नंबर 71, पेज नंबर 1238, फिगर 71.17। अच्छा जी, फिर आपके पास 58 ईयर ओल्ड मैन पेशेंट है। 2 दिन की हिस्ट्री उसकी, नोजिया एंड वॉमिटिंग की। उसने स्टूल स्टेटस पास नहीं किया है फ्रॉम 5 डेज। ठीक है। इसको जो है वो गॉलस्टोन इलियस का स्नेरियो दे रहा है। कहते हैं एयर इन द गॉल ब्लैडर ट्री इज एसोसिएटेड विद स्मॉल बाग obstruction suggest a diagnosis of gallstone ileus। ये ठीक है, ये आंसर इसका ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास है जी सेंसरी लॉस जो है रेजिमेंटल बैज एरिया आफ्टर शोल्डर इंजरी। नर्व कौन से गई है, एक्सिलरी नर्व गई है। बैले पे 28 चैप्टर नंबर 35, पेज नंबर 485। ठीक है, 485 पे फिगर बना हुआ है 38.2। उसमें वो दिखा भी रहा है कि रेजिमेंटल बैज एरिया पे उसकी सेंसेशन लॉस हो गई है। अच्छा जी, फिर पेशेंट है आपके पास, टोटल थायराइडेक्टमी उसकी हुई है फॉर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे जो है उसको हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आने लग गए हैं। आपने क्या करना है, आपने 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी देना है ओवर 10 मिनट। पहले पेज नंबर 881, चैप्टर नंबर 56, पैराथायराइड वाला। ओरल मैंने आपको समझा दिया कि हमने ओरल कब देना होता है और आईवी कब देना होता है। अच्छा जी, फिर 79 ईयर ओल्ड मेल है, उसको पेन है इलियक क्रस्ट में, और अब उसका मेटास्टैटिक डिजीज फ्रॉम प्रोस्टेट है, कैंसर कंफर्म हो गया है। आप उसको ट्रीटमेंट क्या दोगे, जो पहले आपको कहती है ना वो एंड्रोजन एब्लेशन ही कहती है कि आपने एंड्रोजन एब्लेशन देनी है। कुछ किताबें जो है वो रेडियोथेरेपी को करती हैं कि आप मेट्स हो जाते हैं तो आप रेडियोथेरेपी दो और हार्मोनल थेरेपी दो। लेकिन जो बेले की लाइन है वो स्पेसिफिकली यही है, अंडर द हेडिंग ऑफ मेटास्टैटिक डिजीज, उसमें आपको स्पेसिफिकली लिखा है कि आप एंड्रोजन एब्लेशन दो। अच्छा, फिर कहते हैं विच नर्व कॉमनली लोकेटेड इन अप्रोक्सीमेटली 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और सर्व करता है एज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन नेक लिफ्ट प्रोसीजर में। नेक लिफ्ट प्रोसीजर में जो हम इंसिजन देते हैं वो हम प्री ऑरिकुलर वो इंसिजन देते हैं जिसको बेलार इंसिजन भी कहते हैं। फिगर आपको मिलेगा बैले का पेज नंबर 720, बैले का पेज नंबर 791, 27 एडिशन वाला, फिगर नंबर 49.24 में। अगर आप बैले का पेज नंबर देखते हो, 28 एडिशन देखते हो, तो उसमें आपको पेज नंबर मिलेगा 847, फिगर नंबर 54.17। इसमें ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है वो आंसर है। रेफरेंस आपको 27 एडिशन का भी मैंने पेज बता दिया, 791, 28 का पेज नंबर 847। अच्छा जी, फिर आपके पास है एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन आफ्टर आरटीए हुआ है, लेसरेशन उसकी कहाँ पे है, बॉडी पे, अक्रॉस द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास और डिसरप्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट हुई है। तो आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी करनी है। आप याद रखो कि बॉडी और टेल अगर आपकी ट्रांसेक्ट हो गई है तो आपने डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी करनी है विद और विदाउट स्प्लेनेक्टमी। अगर आपका पेशेंट अनस्टेबल है तो आपको स्प्लेनेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। ये आपका है बेले का पेज नंबर 28 एडिशन का, चैप्टर नंबर 72, पेज नंबर 1268। अच्छा, इसी तरह एक और एमसीक्यू भी आप लोगों को समझा देती हूँ। इसी तरह एक एमसीक्यू चल रहा है कि आपका जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि जी आरटीए का पेशेंट है, उसको जो है पेनक्रियास की डक्ट की इंजरी हुई भी है। आपने जो है वो करना है, ऑपरेटिव इंटरवेंशन करनी है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो आपको ये बताएगी कि आपने जो है ऑपरेशन की तरफ प्रोसीड करना है या नहीं करना। आपके पास पेनक्रियाज में जो चीज फैसला करती है ना कि आपने कंजर्वेटिव ट्रीट करना है या आपने ऑपरेटिव इंटरवेंशन की तरफ जाना है, वो है डक्ट की इंजरी। ठीक है, डक्टल अगर इंजरी हो जाती है तो फिर हम जाते हैं इंटरवेंशन की तरफ। अगर डक्टल इंजरी नहीं है तो हम उसे कंजर्वेटिव रख सकते हैं। आप अगर बेले को देखो तो बेले ने स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया है कि आप एमआरसीपी भी कर सकते हो और आप ईआरसीपी भी कर सकते हो। एमआरसीपी जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ईआरसीपी जो है वो आपको डक्टल इन्वॉल्वमेंट बेहतरीन बताएगा ईआरसीपी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पेनक्रियास का ट्रॉमा हुआ है, लंग ट्रॉमा हुआ है, पेनक्रियाटिक इंजरी हुई है, आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीटी।
अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पेनक्रियाटिक इंजरी हुई है, अब आपने प्रोसीड करना है टुवर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन, तो सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या चीज है जो आपको हेल्प करेगी कि आप सर्जरी आपने करनी है या आपने सर्जरी नहीं करनी, तो दैट इज ईआरसीपी। अगर पेनक्रियास का ट्यूमर है, ठीक है, और रिसेक्टिबिलिटी का क्राइटेरिया आपने पूछना है, तो वो भी आपको कौन बेहतरीन बताएगा? वो भी आपको सीटी बेहतरीन बताएगा। फिर जो आपके पास आता है ये लिवर ट्रांसप्लांट वाला, लिवर ट्रांसप्लांट वाले में कहता है कि आप आपका जो आंसर है दैट इज बी, लेफ्ट लोब टू चाइल्ड और राइट लोब टू अडल्ट। ये आपको मिलेगा बेले का चैप्टर नंबर 89 पेज नंबर 1613, ठीक है। अब इसमें कहते हैं लेफ्ट लेटरल सेगमेंट जो है वो चिल्ड्रन का है, और एक्सटेंडेड राइट लोब जो कि 1 से लेकर 4 और फिर 8 तक जो है वो आप जो है अडल्ट में करते हो। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हम साथ ये भी पढ़ लेते हैं कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट क्या है, वो डिकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज है। अडल्ट में मोस्ट कॉमन जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। नॉन फैटी लिवर डिजीज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी आते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास जो सिनेरियो अभी आया हुआ है ना, वो आपके पास आया हुआ है कि पेशेंट को आपने इंटूबेट किया, उसको आपने जीए दिया, जीए देने के बाद जो है उसको लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया आप रिपेयर करे थे, उसके बाद जो है जो भी आपका ये सिनेरियो बन रहा है ना, ये आपका बन रहा है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का, ठीक है जी। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का अगर आप शॉर्ट्स उठाओ, अगर आप शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स का एडिशन नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर 1918, उसमें मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें आपसे कहा है ट्रीटमेंट, उसने आपको बताया हुआ है ट्रीटमेंट स्टेप वाइज क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प करना है। फर्स्ट आपने काम क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट और गैसेज हैं वो सब आपने बंद करने हैं। आपने उसको 100% ऑक्सीजन देनी है। आपने उसको हाइपर वेंटिलेट करना है अप टू 3 टाइम्स द कैलकुलेटेड मिनट वॉल्यूम, ठीक है। आपने उसको बाइकार्बोनेट देना है ताकि एसिडोसिस को आप ट्रीट कर सको, अगर डेंटोलिन इनइफेक्टिव है तो। आपने हाइपरकेलीमिया विद इंसुलिन ग्लूकोज एंड कैल्शियम को ट्रीट करना है, मतलब आपने हाइपर ट्रीट करना है। हाइपरकेलीमिया किसके साथ ट्रीट करोगे? इंसुलिन ग्लूकोज और कैल्शियम दोगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आपने अवॉइड करना है, और प्लस आपने उसको डेंटोलिन लगाना है 2.5 mg IV। रिपीट करोगे नेसेसरी अगर हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि आपने सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प के बाद जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो आपने बंद करने हैं, और उसको ऑक्सीजन देनी है, 100% ऑक्सीजन देनी है, और हाइपर वेंटिलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपके पास जो बनेगा वो आपके पास सी बनेगा, कि फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने सिग्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स है वो बंद करने हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास है एक सर्जन है जो कि ऑपरेट कर रहा है माइनर ओटी में। उसकी जो है क्या कर रहा था, माइनर ओटी में था, उसने जो है उसको लोकल एनेस्थीसिया लगाया, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, हाइपोटेंसिव हो गया, और उसको सिस्टमिक जो है लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी होगी। इसमें आपने अब क्या करना है? इसमें आपने लिपिड इमर्जन थेरेपी देनी है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक है। इसका रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? शॉर्ट्स में आपको पेज नंबर 1903 पे रेफरेंस मिलेगा। टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है, लोकल की टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है लिपिड की सॉल्युबिलिटी पे। इसके अलावा वेबसाइट सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 28 एनेस्थीसिया वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसकी एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 3110 पे। लिपिड जो रेस्क्यू होता है वो हम देते हैं आईवी, हम उसको इंट्रा लिपिड सोल्यूशन देते हैं इन केसेस ऑफ ओवरडोज अगर हो जाए आपका लोकल एनेस्थीसिया। अच्छा जी, एक एथलीट है वो क्रॉनिक ग्रोइन पेन के साथ आया है, ठीक है, किसके साथ आया है? पेन के साथ आया है। कौन? एथलीट है। 2 पॉइंट आपके जो आपको लेके जा रहे हैं। सस्पेक्टेड टू बी एन अकल्ट हर्निया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है आपका? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई है। ये डायग्नोसिस आप किसकी बनी है? स्पोर्ट्समैन ग्रोइन की बन रही है। आपको रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर नंबर बेले का 28 एडिशन चैप्टर नंबर 64 पेज नंबर 1062। आपने याद रखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे अकल्ट हर्निया के बारे में पूछ रहा है या वो आपसे स्पोर्ट्समैन फ्लुएंट के बारे में पूछ रहा है। वो दो इंडिकेशन इसने आपको दिए हैं, वो एथलीट है, पेन के साथ आया है, पेन है उसकी कंप्लेन, और आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एमआरआई कराओगे। अच्छा जी, टू रिगार्डिंग मेटाबॉलिक सर्जरी, ये आपका जो है वेट लॉस भी कराता है और डायबिटीज को भी कंट्रोल कराता है। पेशेंट है ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, फ्लैंक पेन है, मेचूरिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमें पता है, कंट्रास्ट इनहेंस सीटी, बेले पेज 28 एडिशन चैप्टर नंबर 82 पेज नंबर 1478। सीटी कंट्रास्ट इनहेंस सीटी इज नेसेसरी टू डिलाइनेट द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, ठीक है जी। फिर आपके पास आता है दस स्टंप, आपने देखना है बिलो नी एम्पुटेशन वाला। ये आपके पास आएगा बेले का 28 एडिशन पेज नंबर 1015 चैप्टर नंबर 61 फिगर 61.37। आंसर आपका
8 सेंटीमीटर ठीक है, 10 से 12 जो है वो आइडियल होता है। फिर आपके पास है जी पेशेंट को गॉज रिटेन हो गए। आपने सेफ्टी चेकलिस्ट का कौन सा जो पॉइंट है वो मिस किया, आपने साइन आउट मिस किया है। पहले 27 एडिशन पेज नंबर 183 चैप्टर नंबर 13 फिगर नंबर 13.5 साइन आउट में आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, स्पंजेस देखने हैं, नीडल का काउंट जो है वो करेक्ट करना है। तो ये आपको जो पहले 27 वाला जो वो है ना वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 28 वाली जो WHO की चेकलिस्ट है। अच्छा जी, फिर आपके पास है पेशेंट है 2.5 सेंटीमीटर का नोडुलर ऑन द राइट साइड ऑफ नेक। एफएनसी ने आपको बताया कि फॉलिकुलर एडिनोमा है। खैर एफएनसी ने फॉलिकुलर एडिनोमा तो नहीं बताया, एफएनसी ने बताया कि फॉलिकुलर सेल्स है। क्योंकि आपका जो एफएनसी है वो आपकी डायग्नोसिस नहीं बना सकता। आप एफएनसी पे डायग्नोस नहीं कर सकते कि आइदर इट इज फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 80% ऑफ द टाइम आपके पास जो ये होता है फॉलिकुलर सेल्स आते हैं वो फॉलिकुलर एडिनोमा के आते हैं। जब आप एफएनसी करा लो तो आप प्रोसीड करते हो टूवर्ड्स कि आपने एफएनसी में आपके पास आ गया फॉलिकुलर सेल्स, आप राइट लोबेक्टमी और स्टेमेस्टेक्टमी कर दोगे राइट साइड की, ठीक है। उसको आप भिजवा दोगे वापसी के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास जो है कार्सिनोमा आता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही ट्रीटमेंट है 80% ऑफ टाइम कि आप ये मिनिमम ऑफ एक ये लोबेक्टमी कर लो। लोबेक्टमी और स्टेमेस्टेक्टमी जो है इसमें आप ऑप्शन उठाओगे, आपने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवा दिया। इन केस कि अगर आपको कार्सिनोमा आ भी जाता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, कि आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल जो भी लिस्ट हो उस पर आप स्ट्रेट अवे कंप्लीशन थायराइडेक्टमी कर देते हो। इनिशियली क्या करना है, आपने एफएनएससी की, एफएनएससी पे आपको फॉलिकुलर सेल्स मिले, आपने राइट लोबेक्टमी प्लस सिस्टेमेस्टेक्टमी, इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो ये होगा। मिनिमम आप क्या कर सकते हो, मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए तो मिनिमम इज कि आप लोबेक्टमी करो। फिर आपके पास है कि जी 55 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मेल है, प्रेजेंट किया है विद प्रोग्रेसिव हेडेक वॉमिटिंग। ही इज एफेजिक विद राइट हेमिनस हेमियोनोपिया। सीटी में आपको बताया कि इंट्राक्रेनियल जो है ट्यूमर है। मोस्ट लाइकली लोकेशन उसकी क्या होगी, राइट हेमिनस हेमियोनोपिया। ये जो है आपके पास कॉन्ट्रालेटरल एरिया ऑसिपिटल एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें आप पहले का जब जो टेबल नंबर 46.6 है, 48.6 है, वो आप देखोगे। प्रोग्रेसिव एफेजिया, हेमियोनोपिया, ये सारी जो है ये आपको जो है वो टेम्पोरल लोब के जो ट्यूमर होते हैं उनमें आता है। तो इसमें आपको जो आंसर आएगा, ठीक है, आपने एरिया कौन सा इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्व है। जिसको जो है राइट हैंडेड मेल है, राइट साइड पे इसको प्रोग्रेसिव ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जो एरिया इन्वॉल्व होगा दैट इज लेफ्ट सेरिबेलम। अच्छा जी, फिर 50 ईयर ओल्ड स्मोकर बिजनेसमैन है जी। फिर उसको क्या हुआ, एक्सरे पे उसको डायग्नोज हुआ है कि लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन है। प्लूरल इफ्यूजन में आपके पास जो है वो 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन है एंड आरबीसी है। लाइकली कॉज ऑफ इफ्यूजन क्या हो सकती है, इसमें जो मोस्ट लाइकली कॉज जो पॉइंट्स जा रहे हैं, एक तो एज उसकी, स्मोकर, और प्लस प्लूरल इफ्यूजन, ये जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की तरफ जाता है। इसमें लेकिन पल्मोनरी टीबी भी हो सकता है और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन सेफेस्ट मुझे लगता है कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जो एक्सुडेट आ रहा है, जो फ्लूइड जो एस्पायरेट किया है उसमें प्रोटीन और आरबीसीज आ रहे हैं। इसका रेफरेंस अगर मुझे कहीं पे मिला तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल हम इसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ही रखते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास है 45 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद मास इन द राइट लंबर रीजन। सीटी ने बताया कि ट्यूमर जो है उसको राइट किडनी का है विद वीनस इन्वॉल्वमेंट। आपके पास जो है वो जो अप्रोच है वो कौन सी है, अगर आप शहान को देखो तो उसमें चैप्टर जो आपका किडनी और यूरेटर वाला है, क्वेश्चन नंबर 34, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है जी, इसके अलावा फॉर्स चैप्टर नंबर 40 पेज नंबर 1773, वो भी आपको बताती है कि बायलैटरल एंटीरियर सबकोस्टल इंसिजन जो है वो आपको इंफीरियर वेना केवा की थ्रोम्बेक्टमी करने के लिए और बायलैटरल ट्यूमर को डील करने के लिए जो इंसिजन आपके पास है दैट इज एंटीरियर सबकोस्टल इंसिजन। और जो रॉन इंसिजन है वो प्रोवाइड करता है एक्सलेंट वेस्कुलर अप्रोच। तो इसमें जो आपके पास मोस्ट लाइकिंग बन पा रहा है दैट इज इंटीरियर ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच बन पा रही है। तो जी, फिर आपके पास है 35 ईयर ओल्ड वुमेन है फाउंड टू हैव 2 सेंटीमीटर का स्लाइटली टेंडर, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइटली टेंडर सिस्टिक मास है उसको। पेशेंट को एक्सिलरी लिम्फ नोड नहीं है, क्या करोगे हम इसमें अगर तो ये टेंडर ना होता तो हम इसको रीअश्योरेंस कर सकते थे, लेकिन ये पेनफुल है तो हम इसमें एस्पायरेशन करेंगे। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा पहले का पेज नंबर 58।
नहीं, चैप्टर नंबर 58 पेज नंबर 922। अ सॉलिटरी cyst or small collection of cyst may be aspirated if associated with pain and inflammation, that is क्वेश्चन में यह एसोसिएटेड है विद पेन, टेंडर में है वो, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको एस्पायरेट करोगे। अच्छा जी, फिर ये प्रेग्नेंट वुमन है, 32 वीक के स्टेशन पे है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट लगा है। अर्लीस्ट क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर हाइपर मैग्नीसीमिया क्या होगा, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये आपके पास प्री टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, ओल्ड एज पेशेंट है, रिकरेंट अटैक ऑफ अनकॉन्शियसनेस और लूसिड इंटरवल। अब ओल्ड एज पेशेंट है, लूसिड इंटरवल तो खैर उसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल में आता है, लेकिन ओल्ड एज पेशेंट वो एंटीकोगुलेंट पे हो और उसको बार बार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें हमारा ध्यान जो है वो सब एरेकनॉइड या क्रॉनिक सब एरेकनॉइड की तरफ जाना चाहिए, जिसका जो है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन बनेगी ना, जो आपके जो जो भी आपको मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, दैट इज सीटी स्कैन होना चाहिए। कुछ लोग जो है इसको उसकी तरफ लेके जाते हैं, कैरोटिड बॉडी की तरफ, लेकिन कैरोटिड बॉडी में लूसिड इंटरवल नहीं होने चाहिए। लूसिड इंटरवल तो सब एरेकनॉइड में भी नहीं होने चाहिए, ये आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूरल में होने चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो पूरा रिकॉल है, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। इसमें सेफेस्ट जो मुझे लग रहा है वो आपके पास फिर सीटी ही होना चाहिए। ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस, ये हमें पता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है। बेले 28 एडिशन चैप्टर नंबर 28 पेज नंबर 365 पे आपको रेफरेंस मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। फिर 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बेबी बॉय है, ये दो बातें ठीक है जी। फिर उसको क्या हुआ, पेन हुआ है उसको हिप में, और उसके बाद 6 मंथ में और वो इंक्रीज हो गया। अब दैट इज रिलीव ऑन रेस्ट। पेशेंट को जो है वेट लॉस भी है, ठीक है। अब ये जो आपके सारे पॉइंट्स जा रहे हैं, वेट लॉस है, बॉय है, 7 साल का है, पेन है उसको, ये सब आपके पास जो है पर्सीज डिजीज के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप शाहान सलीम खोलो तो शाहान सलीम में आपको एक टेबल मिलेगा जो कि कहता है कि पर्सीज के लिए वो कहता है 4 से 7 साल के बच्चे नॉर्मल लुकिंग है, ओबीज नहीं होंगे, इंसीडियस ऑनसेट होगा और फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जो है वो नोट होगी आपको। अगर आप दूसरा इसमें जाओ, स्लिप कैपिटल में जाओ, तो स्लिप से आप याद रखो कि आपके जो 11 to 15 वाले जो बच्चे हैं वो स्लिप हो जाते हैं। आप इसको ऐसे याद रखो एज के हिसाब से, 4 से 7 वाला जो है दैट इज परथीस। और अगर आपके पास 11 से 15 वाला है ना, वो जो बलूगत वाला टाइम होता है, बच्चे नए नए जवान होते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं। तो इससे आप याद रखो कि ये स्लिप जो है फेमोरल एपिफिजिस आता है। उसमें जो है आपका पेशेंट जो होगा वो ओवरवेट होगा, पहले पेन होगी, उसके बाद वो लिम्प करेगा और कोई फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी। सब टोटल थायरॉइडेक्टमी हुई है, 2 घंटे के बाद उसको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट 24 आवर में आपने जो है हेमोरेज को रूल आउट करना है। पहले के पेज नंबर 28 एडिशन, पेज पेज नंबर 857 चैप्टर नंबर 55, दिस इज टेंशन हिमोटोमा। और टेंशन हिमोटोमा को आपने क्या करना है, आपने टेंशन हिमोटोमा में ये गलती नहीं करनी कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो आप जल्दी से उसको इंटुबेट करने की कोशिश करो, नहीं। आप उसका वूंड खोलोगे और वूंड एक्सप्लोरेशन जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ईटीटी आपका या ये इसको एयरवे को मेंटेन करना आपका जो है वो इनिशियल स्टेप नहीं है, आपका वुंड एक्सप्लोरेशन इज द इनिशियल स्टेप। अच्छा जी, फिर 60 ईयर ओल्ड मेल है, 10 दिन की इसकी हिस्ट्री है कि उसको दोनों लॉइन में पेन है, यूरिन आउटपुट उसका 500 ml 24 आवर में आया है। एग्जामिनेशन में वो एनीमिक भी है, उसको टेंडरनेस भी है, दोनों लाइन में ऑन एग्जामिनेशन उसको हाइपोगैस्ट्रिया में कोई मास भी मिल रहा है। ये कुछ जो भी है, स्वेलिंग मिल रही है हाइपोगैस्ट्रियम एरिया में, ये जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं नीचे है, मतलब ब्लैडर में या ब्लैडर के आसपास। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आपके पास जो है वो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कोई मास है, कुछ भी है, इनिशियल अगर आपसे पूछा जाए तो अल्ट्रासाउंड है। लेकिन अगर हाइपोगैस्ट्रिया में कोई मास है और वो दोनों किडनीज को भी इफेक्ट कर रहा है और आपका यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा, ऑब्स्ट्रक्शन भी दे रहा है, तो सीटी करवा लेना चाहिए। लेकिन इनिशियल जो है वो आपके पास अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी, फिर आपके पास 38 ईयर ओल्ड मल्टी पैरा पैरा वुमन है, पेनलेस लंप है लेफ्ट ब्रेस्ट में, उसने फीडिंग स्टॉप कराई है 4 माह पहले, ठीक है जी। अब उसको 2 into 3 सेंटीमीटर का लंप है, वाइट डिस्चार्ज है, जितने भी पॉइंट्स आपके सारे गैलेक्टोसील की तरफ जा रहे हैं। पहले 28 एडिशन चैप्टर नंबर 58 पेज नंबर 922। अच्छा जी, 18 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट किया है विद पेनलेस स्वेलिंग इन द मिडल ऑफ द नेक जस्ट अबव द थायराइड कार्टिलेज। ये जो है आपके पास किस तरफ जा रहा है, डर्मोइड की। डर्मोइड के लिए आपने याद रखना है कि इसमें ये जो डर्मोइड होता है ना, ये ज्यादातर आपके पास जो मिड लाइन में एम्ब्रियोनिक फ्यूजन लाइंस होती है ना उसमें होते हैं। और एक और चीज की, डज नॉट मूव विद डिग्रेडेशन या टंग प्रोट्रूजन, तो ये आपके पास डर्मोइड, मोस्ट प्रोबेबली डर्मोइड सिस्टम। अच्छा, अब यंग फीमेल है दैट हैज बीन डायग्नोज्ड
as a primary case of hyperparathyroidism due to adenoma. The most reliable investigation to locate this pathology in superior mediastinum would be. अच्छा, अब ना दो चीजें, अब अगर आप एप्साइड उठाओ ना तो नहीं सॉरी, अगर आप रश उठाओ तो रश कहती है कि आप पैराथायराइड की लोकलाइजेशन के लिए लीस्ट जो सेंसिटिव टेस्ट है वो कौन सा है, वो लीस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो है वो एमआरआई उठाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मुझे भूल गया, लेकिन आप रश में अगर पैराथायराइड वाला चैप्टर उठाओ ना तो आपको या मिलेगा आंसर कि लीस्ट जो है दैट इज एमआरआई, ठीक है। 4D सीटी जो है वो आपके पास पहले पेज नंबर 878 में कहता है कि 4D सीटी जो है वो अच्छी है। अगर आपने रिकरेंट केसेस हैं, रीऑपरेटिव केसेस हैं, तो उसमें आप इन्वेसिव करते हो जिसमें आप एंजियोग्राफी या सैंपलिंग कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है। एमआरआई नॉट कॉमनली यूज, लेकिन पहले की लाइन है वो कहता है कि एंटीरियर मीडियम में जो है ये बेनिफिशियल हो सकता है 58 टू मेरा ख्याल 55 टू मेरा ख्याल 88%। तो अगर तो 4D सीटी हो तो हम वो उठाएंगे, वरना फिर मुझे लगता है कि चलो आप एमआरआई की तरफ चले जाओ, ठीक है। स्पेसिफिकली जो मीडिया स्टैंडम की बात है ना, उसमें इसने पहले ने मेंशन किया हुआ है एमआरआई का। अच्छा जी, फिर आपके पास 29 ईयर ओल्ड मेल है, ओपीडी में आया है, ऑसिपिटल हेडेक्स है, स्वेट्स है उसको फ्रॉम 2 मंथ्स, ब्लड प्रेशर उसका 185 पे 130 है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल, बीएमए उसका जो है वो 10 mg/24 आया है। सीटी ने बताया उसको 2 सेंटीमीटर का मास है इन द अपर पोल ऑफ किडनी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है इसका, आपको रेफरेंस मिलेगा बेले 28 एडिशन चैप्टर नंबर 57 पेज नंबर 900, टेबल 57.3, ये टेबल आपने याद रखना है। और आंसर इज फियोक्रोमोसाइटोमा। थायराइडेक्टमी हुई है, पेशेंट जो है वो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस का था, स्क्वेयर थायरोटॉक्सिकोसिस भी उसकी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जब हमें पता है, ये बात हमें पता है कि जब हमने थायराइडेक्टमी कर दी है, पेशेंट को रिकरेंट थायराइड से गुजरना पड़ रहा है, या आपने रेमिनेंट छोड़ा हुआ है, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, हमें पता है रेडियो आयोडाइन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। लेकिन रेडियो आयोडाइन ट्रीटमेंट देने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उससे पहले आपने पेशेंट को यू थायराइड करना है। ये वाला जो पेशेंट है ये स्वेयर थायरोटॉक्सिकोसिस में है, तो इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स देने हैं और पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देने हैं। उसको टेकिकार्डिया होगा, वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया से मर जाएगा, तो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए हमें उसको क्या करना है, बीटा ब्लॉकर देना है, और प्लस हमने उसको एंटी थायराइड ड्रग देना है इनिशियली। उसके बाद डेफिनेटली हमने उसको क्या करना है, रेडियो आयोडाइन हमने उसको देना ही देना है। रिकरेंट में आपने याद रखना है कि रेडियो आयोडाइन देना है। रेडियो आयोडाइन वैसे ही काम करती है जैसे सर्जरी काम करती है। एक वर्जिन ब्रेन में काम करना आसान होता है, लेकिन नेक को दोबारा एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो जाएगी, जुगुलर पड़ी है, कैरोटिड पड़ी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, उनको फाइब्रोसिस हो जाती है, उनको आप डैमेज कर सकते हो। इसलिए द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इज रेडियो आयोडाइन, लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस है, आपने पहले पेशेंट को यूथायरॉइड करना है। अच्छा जी, फिर आपके पास लेबर आया है इंग्वाइनल हर्निया के साथ, रिकरेंस उसकी हुई है। अब आप उसको क्या करोगे, आप प्री पेरिटोनियल रिपेयर करोगे, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा जी जी, गन शॉट की इंजरी है, 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, ये वही पुराना एमसीक्यू है, ये शान का एमसीक्यू है। आपको पता है कि हमने डिब्राइवमेंट करनी है और रिपेयर करना है विद प्रोस्थेटिक वेन ग्राफ्ट। ये भी वही पुराना पेशेंट है। वॉशिंगटन मैनुअल में आपको इसका रेफरेंस भी मिलेगा कि आपने पहले जो है क्या करना है, सिर्फ आपने आर्टीरियल रिपेयर करना है, और नर्व रिपेयर आप 3 वीक के बाद करोगे। आप ईएमजीज का कंडक्शन स्टडीज करवाते हो एट 6 वीक और एट 3 वीक, फिर आप देखते हो कि वो इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। आप उसके साथ प्री गाबालिन और इस तरह के मेथाइलेशन जो इंक्रीज कराते हैं वो वाली मेडिकेशन देते हो, और साथ साथ आप उसका रिस्पॉन्स चेक करते हो। फिर आपके पास आता है जी, पेशेंट है जिसके पैरोटिड रीजन में स्वेलिंग है, आपकी क्या है जो सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज एफएनसी। आपको श्वार्ट्स में मिलेगा पेज नंबर 599 में। एमआरआई जो है मोस्ट सेंसिटिव है, लेकिन इट लैक्स स्पेसिफिसिटी फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बेनाइन एंड malignant। एफएनसी प्रोवाइड एन एक्यूरेट प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ये शॉर्ट्स की लाइन है। तो दिस इज एफएनसी। अच्छा जी, फिर आपके पास है यंग पेशेंट है, सेंट्रल उसको चेस्ट पेन है, ठीक है। अब पॉइंट्स नोट करते जाओ। यंग पेशेंट है, सेंट्रल उसको चेस्ट पेन है, पल्स उसकी कितनी है, 115 पे उसकी पल्स जा रही है, बीपी उसका 90-60 जा रहा है। अ, उसको क्या है, एडेड साउंड इज टूवर्ड्स लेफ्ट स्टर्नम, उसको ऑस्कल्टेशन पे मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड चेस्ट जो है वो इज मूविंग लेस एंड इज डल ऑन परकशन। ब्रेथ साउंड आर डिमिनिश्ड ऑन द लोअर चेस्ट। इसको क्या हुआ है, इसको इन्फॉक्शन है, इसको निमोथोरक्स है, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या इसको स्पॉन्टेनियस एसोफेजियल परफोरेशन है। अच्छा, अब देखो, इट कुड बी, इन्होंने जो बनाया, इन्होंने स्पॉन्टेनियस एसोफेजियल रप्चर बनाया। इसका मुझे कहीं पे ऐसा कोई अभी तक वो मिला नहीं, लेकिन जो क्लिनिकल सिनेरियो बन रहा है ना, वो नीमोथोरिक्स की तरफ ज्यादा जा रहा है।
क्योंकि अगर एसोफेगस जो है वो परकस कर रहा है। अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। अच्छा अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या है कि यंग लेबर है, सेंट्रल चेस्ट उसको पेन है ड्यूरिंग वर्क, इमरजेंसी में पल्स उसकी 115 है, रेगुलर उसका बीपी है 90/60 के ऊपर, उसको जो है एडेड साउंड जो उसको मिल रहा है लेफ्ट स्टर्नल पे, लेफ्ट साइड चेस्ट जो है वो लेस मूव कर रहा है और डल ऑन परकशन, साउंड डिमिनिश है लोअर चेस्ट में। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जो दो चीजें आपको कंफ्यूज करा रही है, एक निमोथोरेक्स और एक स्पॉन्टेनियस एसोफेजियल परफोरेशन। डल परकशन है, लेस मूव कर रहा है, तो लेस मूव कर रहा है ठीक है, ये ब्रेथ साउंड डिमिनिश है, ये दोनों चीजें निमोथोरेक्स की तरफ जाती है। लेकिन डल ऑन परकशन, अगर निमोथोरेक्स होता तो हमें रेजोनेंट ऑन परकशन मिलता एयर की वजह से, ये डल ऑन परकशन मिल रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ चीज जाके, कुछ फ्लूइड या कुछ ऐसी चीज है जो कि वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो रही है इफ्यूजन टाइप। तो दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली स्पॉन्टेनियस एसोफेजियल रप्चर। अच्छा जी, 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रोग्रेसिव बट एपिसोडिक उसको मसल वीकनेस है, मैस्थेनिया ग्रेवियस का पेशेंट है। मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, थायमेक्टमी। आपका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, बेले 28 चैप्टर नंबर 60 पेज नंबर 992 पे। ठीक है जी, फिर आरटीए का पेशेंट है, थ्रेट उसका डिरेंज हो रहा है, लिवर की उसकी इंजरी है लेसर 3 ग्रेड की। आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है आईसीयू, मेरा ख्याल मैंने आपको पहले भी समझाया, स्वार्ट्स 11 एडिशन पेज नंबर 203। Patient with grade more than 2 should be admitted in surgical ICU यूनिट। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉन ब्लीडिंग लेसरेशन है तो आपने कुछ भी नहीं करना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करनी है उसमें। जो इसमें कंजर्वेटिव नहीं, इसमें आपने ऑब्जर्व आईसीयू, अगर आपने एक एमसीक्यू जो चल रहा है कि आपने पेशेंट को ओपन कर दिया 3 सेंटीमीटर की नॉन ब्लीडिंग मैनेज वो है नॉन ब्लीडिंग लेसरेशन है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। हाँ जी, यही वो क्वेश्चन आ गया ना आपके पास। 17 साल का बंदा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीटी करवाया तो उसको लेसरेशन है जो कि एक्सटेंड करिए डोम ऑफ द डायफ्राम को। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट, बेस्ट क्या है, बेड रेस्ट कराओ, ऑब्जर्वेशन कराओ, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। बेले कहती है जो आपका लिवर की इंजरी है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ द लिवर इंजरी, इट डिपेंड ऑन द पेशेंट स्टेबिलिटी। पेशेंट स्टेबल है, खैर फिर ये तो कुछ नहीं करो। इवन अगर आपने किसको ओपन भी किया हुआ है तो भी आपको कुछ नहीं करना, उसको आपने स्विचिंग नहीं करनी है। फिर आपके पास एक कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, आपका जो है क्या हो गया ये, वो लॉन्गिट्यूडिनल टेयर है। द इंजरी इज नोटेड इन 4.5 mm लॉन्गिट्यूडिनल टेयर इन द इंटीरियर लेटरल डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट। डक्ट इटसेल्फ जो कितनी है वो 4 mm की है, 7 mm की जो टेयर है वो 4.5 mm का लॉन्गिट्यूडिनल टेयर है। श्वार्ट्स 11 इंडेशन पेज नंबर चैप्टर नंबर 32 पेज नंबर 1420। रिपेयर करो ओवर टी ट्यूब। सिनेरियो है किडनी ट्रांसप्लांट का, 5 साल पहले उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, नाउ पेशेंट हाइपरटेंशन और लीनर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एंजियोप्लास्टी। आप इसके लिए याद रखो कि परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टंटिंग जो है ये आपके पास रीनल के लिए आती है। इसका आपका जो रेफरेंस है वो आपको मिलेगा बैले 28 एडिशन चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 1606 में। A 35-year old patient present with recurrent diarrhea has been diagnosed with primary sclerosing cholangitis। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis के साथ एसोसिएशन किसकी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की है। बैलेंस चैप्टर नंबर 69 पेज नंबर 1207 पे आपको रेफरेंस मिलेगा। पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, इनिशियल फ्लूइड आपसे पूछ रहा है, इनिशियल फ्लूइड आपके रिसस्टेशन का क्या है, हार्टमैन सोल्यूशन है। हार्टमैन या रिंगर लैक्टेट जो है मोस्ट कॉमनली यूज क्रिस्टलाइड है। बेले 28 चैप्टर नंबर 46 पेज नंबर 671। अच्छा जी, फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने उसका बॉडी सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। ईच लेग आपके पास जो आ गई वो 18 + 18 36, ईच आर्म आपके पास 9 आ गया, चेस्ट आपके पास 9 आ गया, एब्डोमेन आपके पास 9 आ गया। अच्छा जी, फिर पेशेंट है इस्केमिक हार्ट डिजीज का, उसको क्रोनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया है, प्रीवियसली गट रिसेक्शन उसकी डन हुई है, गट ट्रांसप्लांट करना है, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट व्हाट इज नेसेसरी। अच्छा अब मेरे ख्याल में इसमें जो आपको नेसेसरी होना चाहिए दैट इज लिवर बायोप्सी। क्यों, क्योंकि अगर आप बैले का पेज देखो, अच्छा अब ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन आया ना ये बैले 28 से है, इसका मतलब अब जो क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि बैले 27 में ट्रांसप्लांट वाला चैप्टर था ही नहीं। बैले 28 पेज नंबर 1630 चैप्टर नंबर 91 अंडर द हेडिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। उसमें कहता है कि अगर पेशेंट आपके पास टीपीएन पे होता है, जो कि मतलब एक इंडिकेशन है आपकी, जब आपके पास शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है आप टीपीएन पे रखते हो, पेशेंट टीपीएन पे होता है तो आपको क्या होता है, इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड लिवर फेलियर होता है। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको लिवर बायोप्सी रिक्वायर्ड है कि ये आपने इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड
जो लिवर फेलियर है उसको आपने रूल आउट करना है, तो आप लिवर बायोप्सी करते हो इंटेस्टाइन को ट्रांसप्लांट करने से पहले। फॉर मी इट इज लिवर बायोप्सी। पहले आप पहले का पेज नंबर पढ़ भी लो, वन। अच्छा जी, फिर ये आपके पास है 46 kg का पेशेंट है, उसको 36% जो है 64% उसका बॉडी सरफेस एरिया गया है। आपने 8 घंटे में उसको फ्लूइड कितना देना है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू kg इंटू 64 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास कितना आता है? ये आपके पास आता है 6656, जिसको हम डिवाइड करेंगे दो पे, क्योंकि हमने पहला पोर्शन जो है वो 8 घंटे में देना है, और अगला पोर्शन हमने जो अगला पोर्शन है वो हमने 16 घंटे में देना है, आठ आठ करके दो दफा डिवाइड करके। ठीक है जी, अब अगर 6,000 है तो अगर हम उसको डिवाइड करें दो पे, तो वो आपके पास बनता है 3,328। तो ये आपके पास जो नियरेस्ट बन रहा है दैट इज बी। अच्छा जी, फिर आपके पास है 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद ड्राई गैंग्रीन। ठीक है जी, ड्राई गैंग्रीन के साथ प्रेजेंट किया, एग्जामिनेशन में डोर्सल पीडियालिस एंड पोस्टीरियर टिबियल pulses are not palpable, the next step of the management would be Doppler ultrasound, पहले 28, पेज नंबर 1001। फिर आपको क्रेपिटस पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे है, वूंड है, क्रेपिटस ऑन पाल्पेशन पे है, हमें पता है ये कॉलेस्ट्रेडियम का सी परफेंजस, जिसका दूसरा नाम जो है ये ऑप्शन नंबर सी आपके पास आएगा। पहले का पेज नंबर 28, पहले का पेज नंबर 53, चैप्टर नंबर 50। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है, पेशेंट है, प्रेजेंट किया है फीवर के साथ, स्वेयर पेन है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग स्वेलिंग एब्सेस है, थाई पे ओवरलाइन स्किन जो है टेंस है, रेडिमेटस है, नेक्रोटिक नेक्रोसिस आपको मिल रही है, दिस इज नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस। अच्छा जी, वीकनेस है, फुट जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन है, नमनेस है ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट एंड फुट ड्रॉप है। इसमें आपके पास क्या है, कॉमन पेरोनियल नर्व एंट्रैपमेंट है। अच्छा, 50 ईयर ओल्ड बार्बर है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोलॉन्ग हिस्ट्री उसको दे रही है, डायलिटिक टॉर्सियस पेन है, ही कंप्लेन ऑफ हैवीनेस स्वेलिंग एसोसिएटेड विद पेन जो कि वर्स हो जाती है नाइट पे। डायग्नोसिस आपकी किसकी है, वेरिकोज वेन की है, वेरिकोज वेन की है। इसमें आपके पास जो है डीप वीनस इनसफिशियंसी ने सुपरफिशियल वीनस इनसफिशियंसी होनी चाहिए, सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपका आंसर बनना चाहिए दैट शुड बी सुपरफिशियल वेन इंसफिशियंसी। सुपरफिशियल वेन इंसफिशियंसी होती है तभी तो वो परफोरेटर जो है वो आपके काम नहीं कर रहे होते, और आपका जो सारा जो है ब्लड फ्लो है वो पूल कर रहा होता है, और आप मतलब आपके लोअर लिम्ब में दो सिस्टम होते हैं ना, एक डीप सिस्टम होता है, एक सुपरफिशियल सिस्टम होता है। सुपरफिशियल सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, आपने रूल आउट करना होता है कि डीप डीप सिस्टम जो है वो पेटेंट है या नहीं है, और उसके बाद आप प्रोसीड करते टूवर्ड सर्जरी। तो मेरे ख्याल से इट शुड बी सुपरफिशियल वेन इंसफिशियंसी। फिर आपके पास है डायबिटिक पेशेंट है, वो आपसे पूछ रहा है अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या होगा अल्सर का, दिस इज माइक्रो एंजियोपैथी एंड न्यूरोपैथी। जैसे आपको पहले बताती है ना, पहले 28, पेज नंबर वन वन 109, चैप्टर नंबर 61, वो कहती है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों पैथी एंजियोपैथीज होती हैं। अच्छा जी, फिर पेशेंट है जिसको बायलैटरल इंग्वाइनल स्फिंक्टर दैट आर लोकेटेड बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, रिकरेंट उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, स्वेलिंग जो है वो रिड्यूसेबल है, दिस इज femoral hernia, पहले 28, चैप्टर नंबर 64, पेज नंबर 1071। अच्छा जी, फिर अभी हमारे पास 50 ईयर ओल्ड मेल है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसको, ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे यूरिन आउटपुट उसका डिक्रीज हो गया, सीरम क्रेटिनिन लेवल उसके बढ़ने लगे हैं, देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट लाइकली आपके पास क्या मसला चल रहा है, इसको एक्यूट रिजेक्शन चल रही है। अब जो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होती है वो एवियो इनकम्पैटिबिलिटी के हिसाब से होती है, वो आपको विद इन मिनट्स टू और मिल जाती है, वो ऑन टेबल आपका जो है मसला स्टार्ट हो। जो एक्यूट रिजेक्शन है वो सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, वो फर्स्ट 3 मंथ में मिलती है। आपकी डायग्नोसिस किस में बनेगी, बायोप्सी में। बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइट मिलते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट आपकी क्या होती है कि आप हाई डोज आईवी स्टेरॉइड देते हो 4 दिन के लिए, और 90% जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और अगर इसको रिस्पॉन्ड ना करे तो लिम्फोसाइट डिप्लीटिंग आईवी एंटी थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन आप उसको लगाते हो, 80 जी के इंजेक्शन लगाते हो। अच्छा जी, फिर ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी आपको डिफिकल्टी हो रही है, वो कह रहा है मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड इंजरी क्या है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड इंजरी ये है कि आप लेटरल डायरेक्शन दो हार्टमैन पाउच के ऊपर, नेक या फंडिबुलम को आप लेटरली जो रिट्रैक्ट करो। इसमें आपका रेफरेंस आपको मिलेगा एप्साइड और बेले में, इसमें एप्साइड का जो क्वेश्चन नंबर 13 है सेकेंड एडिशन का, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है
पेशेंट है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, उसको गॉल ब्लैडर का एडिनोकार्सिनोमा था जो कि म्यूकोजा को कन्फाइंड था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था कि लेमिना प्रोपरिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने सर्वेलेंस पे उस को रखना है। इसका आपको रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, बेले 28 एडिशन, पेज नंबर 1259, चैप्टर नंबर 71। कोई जो है फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप इसको सर्वेलेंस पे रखोगे। आपने गॉल ब्लैडर का जो सी है वो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है जो जो T1A है उस वो अगर होता है तो उसमें हमने सिर्फ कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी होती है। T1B जो है उसका मतलब है कि मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी है, और जहां मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी है वहां पे आपने एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। अगर म्यूकोजा तक की इन्वॉल्वमेंट है तब तब तक कोलिसिस्टेक्टमी इज एनफ। ठीक है जी, फिर आपके पास आता है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उस हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन डिजीज है, पेशेंट प्रेजेंट किया विद जॉइंटस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड जॉइंटस। इमेजिंग ने आपको बताया है कि इरोड हो गया सीबीडी, जो कि मेरी टाइप 3 सिंड्रोम है, ठीक है जी। अब इसमें आपका जो आंसर बन रहा है ना टाइप 3 में, मेरिजी टाइप 3 में जो आपका आंसर बन रहा है दैट इज ओपन कोली एंड सीबीडी एक्सप्लोरेशन। इसका रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा एसआरबी में, फिफ्थ एडिशन, पेज नंबर 646 में, ठीक है जी। इसमें आपके पास होता क्या है कि आपका लार्ज स्टोन होता है जो कि इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, जाके हार्टमैन पे या सीबीडी हार्टमैन में या बिल्कुल नेक पे जाके जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है, और सीबीडी पे जो है कंप्रेशन देना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका ग्रेड 1 है उसमें सिर्फ कंप्रेशन आती है, जो ग्रेड 2 है उसमें इरोजन स्टार्ट हो जाती है, स्टोन इरोड करता है लेकिन लेस देन वन थर्ड ऑफ सीबीडी के सर्कमफेरेंस को। जो ग्रेड थ्री है उसमें स्टोन जो है वो इरोड कर देता है मोर देन टू थर्ड ऑफ द सीबीडी। जो ग्रेड 4 है उसमें कोली जो सिस्टो जो डिडरल फिस्टुला है वो बन जाता है। ओपन अप्रोच इज आइडियल फॉर मिरीजी इवन दो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच इज डन इन फ्यू केसेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी प्लस सीबीडी एक्सप्लोरेशन करेंगे। अच्छा जी, फिर आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि आपके पास कोलोरेक्टल कैंसर है, उसमें आपके पास जो है स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट अवेलेबल है। श्वार्ट्स 11 एडिशन, पेज नंबर 1226 पे। इसमें ये दोनों जो है कहता है कि ये जो आपके पास फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट है वो भी, और फिट, ये दोनों अगर फिट जो है वो अवेलेबल ना हो तो आप फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट उठाओगे, ठीक है जी। जो फीकल टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी जो है, स्पेसिफिटी जो है वो 79 to 94% है। अगर आपके पास ये दोनों फिट या फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप कोलोनोस्कोपी कराते हो। प्लस एक और चीज है जो कि शॉर्ट्स कहती है स्टूल डीएनए टेस्टिंग जो होती है दैट इज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंट किया डिस्पेप्सिया और सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ, उसको मल्टीपल अल्सर्स है, जेटी सिंड्रोम का सिनेरियो बन रहा है। आपने क्या चीज उठानी है, आपने सीरम गैस्ट्रिन लेवल उठानी है। रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले पेज नंबर 28 एडिशन, पेज नंबर 907, चैप्टर नंबर 57। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया, फ्लशिंग एब्डोमिनल पेन, क्रॉनिक डायरिया, मल्टीपल एपिसोड्स उसकी हुई है सिमिलर इसके ऊपर, मल्टीपल एपिसोड्स उसको हुई है। और आपका जो डायग्नोसिस बना है दैट इज इस टेबल के हिसाब से जो बन रहा है दैट इज फ्यूक्रोमोसाइटोमा, टेबल नंबर 57.3। इसमें जो आंसर बन पा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई भी ऑप्शन जो है फिट इन नहीं हो रहा। अगर ये फ्यूकोमोसाइटोमा है तो इसको तो पहले हम मेडिकली मैनेज करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। मे भी शायद ये पुअर रिकॉल है लेकिन इसको जो है ये देखने वाला है। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट है, उसको डिस्पेप्सिया है, वेट लॉस है, एंडोस्कोपी की है तो न्यू एंडोक्राइन ट्यूमर मिला है आपको स्टमक में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट आपके पास क्या है कि आप इसको पेप्टाइड रिसेप्टर न्यूक्लियोटाइड थेरेपी दो। ये आपका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले के पोर्शन में। इसमें बेले में कहता है कि जो टाइप 1 और टाइप 3 न्यूरो एंडोक्राइन सेल के जो ट्यूमर है वो दे आर ड्राइव फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स और दे आर ट्रीटेड लाइक गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा है। न्यूरो एंडोक्राइन जो स्टमक के होते हैं टाइप 1 में आपने क्या करना होता है, बीट फेल देना होता है। जो टाइप 2 है उसमें आपने पीपीआई प्लस एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ ऑल विजिबल ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 119 जो है ये मैं दोबारा दे रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके पास है कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है स्टमक का, ठीक है। अब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो स्टमक है ना उसकी जो टाइप्स है उसके हिसाब से अगर आपके पास तो टाइप 1 आता है तो दैट इज ट्रीटेड बाय विटामिन बी 12। अगर आपके पास टाइप 2 है जो कि आपके पास लेस देन 1 सेंटीमीटर का अराइज होता है सेकेंडरी टू स्मॉल गैस्ट्रोनोमा लो पीएच के हिसाब से, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने पीपीआई देना है विद और विदाउट एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ ऑल विजिबल ट्यूमर। ये आपके पास आपको
जो रेफरेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा पहले का पेज नंबर 909 एंडोक्राइन वाले चैप्टर पे। एब्सोल्यूट इंडिकेशन में आपके पास आता है सर्जरी का, अगर के आपके पास जो पोलिप है वो मोर देन 10 सेंटीमीटर है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का जो पोलिप है। अगर आपको विजुअल गैस्ट्रोनोमा मिल रहा है, या अगर आपके पास टाइप 3 का न्यूरो एंडोक्राइन गैस्ट्रिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, तो इसमें जो आपके पास ट्रीटमेंट बन रही है ना, वो अगर आपके पास टाइप 1 है तो उसमें हम विटामिन B12 देते हैं, टाइप 2 है तो उसमें हम पीपीआई प्लस एंडोस्कोपिक डिसेक्शन करते हैं। तो इसमें जो आंसर बन पा रहा है तो वो तो पीपीआई बन पा रहा है। मैंने का पेज नंबर मैंने आपको रेफरेंस के साथ बता दिया। फिर जी आपके पास अल्सर्स की बात कर रहे हैं, कहता है बेड सोर है, उसको अल्सर is extended down to the subcutaneous tissue but not exposing the bone, tendon और muscle। ये आपको बेले 27 वुंड वाला चैप्टर पेज नंबर 29 पे मिलेगा। और इसका जो आपके पास ग्रेड है दैट इज ग्रेड 3। अब एसआरबी में भी आपको इसका रेफरेंस मिलेगा पेज नंबर 23। चैप्टर जो है वो अल्सर वाला है। ग्रेड 1 क्या है, उसमें सुपरफिशियल नॉन ब्लेंचिंग एरिथमा है। ग्रेड 2 में आपके पास जो है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस है। ग्रेड 3 में आपके पास फुल थिकनेस स्किन लॉस है, लेकिन स्किन इनटू द स्किन है लेकिन नॉट थ्रू डीप फेशिया। ग्रेड 4 जो है उसमें आपके पास अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स मसल्स और टेंडन आपको विजिबल मिलेंगे। अच्छा जी, फिर आपको कहता है कि जो एक्सीडेंटल इंजरी हुई है आपकी कोलोन की, स्पिलेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, दिस इज क्लासिफाइड एज क्लास 3। फिर आपके पास है पेशेंट है उसको हैंड पेन है डॉर्सम ऑफ द फुट पे, तो हैंड एब्सेस है, आपने क्या करना है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है और डॉर्सल इंसिजन देने हैं, डॉर्सल डॉर्सल सरफेस के ऊपर। फिर आपके पास है रेक्टल इंजरी है, इसमें आपने क्या करना है, आपने बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, डायवर्जन ओनली। अच्छा, इसमें अगर आप देखो कि क्वेश्चन आपके पास है, एक तो वॉशिंगटन मैनुअल का आपका रेफरेंस है, वॉशिंगटन मैनुअल का अपना एक क्वेश्चन भी है। मैं क्वेश्चन भी ढूंढ के आपको बताती हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि पहले जो है वो 3 Ds की थ्योरी अप्लाई की जाती थी, ये मैंने आपको एमसीक्यूज के पॉइंट में भी समझाया है। और अभी जो है ये 3 Ds के बजाय सिर्फ आपने डायवर्जन करना है, ड्रेनेज नहीं करना। अगर आप बेले में देखो तो बेले की दो दो जगह है, ठीक है। बेले का जो वो पोर्शन है रेक्टम वाला पेज नंबर 1396, उसमें कहता है कि इफ बिलो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन वाइड ड्रेनेज इज इंडिकेटेड, ठीक है। लेकिन बेले ही अपने पेज नंबर 328 पे टॉर्सो ट्रॉमा वाले पेशेंट में कहते हैं कि सिर्फ लूप कोलोस्टमी बनाओ, पेरासेक्टरल ड्रेनेज जो है वो नो लॉन्गर यूज। इसी तरह अगर आप शॉर्ट्स को देखो तो शॉर्ट्स कहता है ट्रॉमा वाले चैप्टर में, कहता है कि अगर एक्सटेंसिव इंजरी हो तो पेन रोज ड्रेन देते हैं, लेकिन रूटीन जो पैरासाइक्लिक ड्रेनेज है वो दैट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। हाँ जी, जो आपका वॉशिंगटन मैनुअल का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एब्डोमिनल ट्रॉमा, ठीक है जी। इसमें कहता है 22 ईयर ओल्ड मेल सफर किया है, गन शॉट उसको वुंड हुआ है, रेक्टल इंजरी हुई है, लेप्रोटमी आप कर रहे हो, यू फाइंड नो एविडेंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल इंजरी, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? ऑप्शन नंबर ए इज डाइवर्जन विद एंड क्लोस्टमी, डिस्टल रेक्टल वॉश आउट और पैरासेक्टल ड्रेनेज। और जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज डाइवर्जन विद एंड कोलोस्टमी अलोन। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला पहला, ठीक है। इसमें जो उसने आंसर उठाया है दैट इज बी। कहता है कि पेशेंट को जो है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रेक्टल इंजरी है। पहले जो ओल्डर स्टडीज थे वो जो है वो 3 Ds कहते थे। 3 Ds क्या है? 3 Ds है कि आपने डाइवर्जन करना है, आपने डिस्टल रेक्टल वॉश आउट करना है और आपने जो प्री सेक्रेल ड्रेनेज करना है। लेकिन अभी जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, वर्स आउटकम के साथ है। अब डाइवर्जन जो है वो मैंडेटरी है, बाकी आपने वॉश आउट वगैरह और ड्रेन वगैरह नहीं डालना। अच्छा जी, फिर 14 साल का बच्चा है, इमरजेंसी में आया है 2 days आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट विद पेरिटोनाइटिस, फीवर है, फीकल कंटेमिनेशन है, बेरोट्रॉमा हुआ है, उसको इंटर एब्डोमिनल कंटेमिनेशन है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने डैमेज कंट्रोल काम करना है ना, आपने हार्टमैन प्रोसीजर करना है। आपने पेरिटोनाइटिस में उसकी कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हुई हुई है, आपने डिस्टल एंड को बंद कर देना, प्रॉक्सिमल एंड को फटाफट बाहर निकाल देना। आंसर है हार्टमैन प्रोसीजर। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है पेशेंट है, अपर जी एंडोस्कोपी की है, 2 सेंटीमीटर का गैस्ट्रिक लेजन है, बायोप्सी बता रही है कि हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है। अब आप क्या करोगे, कोई सब मिकोजल जो है वो इन्वेजन नहीं है। इसमें आप ईएमआर भी कर सकते हो, इसमें आप ईएसटी भी कर सकते हो। जो ईएमआर है आपकी पहले का पेज नंबर 159 चैप्टर नंबर 9 में, ईएमआर वो कहता है कि 10 से लेकर 19 mm तक का जो लीजन होता है वो आप ईएमआर करते हो। 20 और मोर देन 20 mm दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पीस ईएमआर, ठीक है। पीस मीन जो ईएमआर है वो किस, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है ईएसडी। तो दिस इज असल में ईएसडी। उसने कहा कि आप कितना सेंटीमीटर, 10 mm, यानी कि 1 से लेकर 1.9 सेंटीमीटर के लिए आप क्या काम करोगे, आप एंडोस्कोपिक मुकोजल रिसेक्शन करोगे। लेकिन जब वो
20 mm या 2 सेंटीमीटर तक चला जाए तो उसके लिए आप पी पीस मील EMR करोगे। पीस मील EMR जो है वो वो किसको कहते हैं? वो हम कहते हैं सबम्यूकोजल एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डायसेक्शन। दिस इज एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डायसेक्शन। पहले का चैप्टर नंबर 9 में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। फिर जो नेक ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट जो है हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, आप क्या करोगे? आप हेपरिन करोगे। रेफरेंस आपको मिलेगा सेबेस्टिन में। क्लॉट स्टेबलाइजेशन करने के लिए आपको हेपरिन देना होगा। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ट्रॉमा पेज नंबर 403। ईआरसीपी है दो, स्वेयर पेन एपिगेस्ट्रियम में ईआरसीपी के 2 दिन के बाद आपको क्या हुआ है? आपको पेनकिलेटाइटिस हुआ है। इसमें अभी ज्यादातर जो है वो परसेंटेज भी पूछते हैं। यूरिनल परफोरेशन कितना हो सकता है? 1.3% है। हेमोरेज कितना हो सकता है? 1.4। पेनक्रियाटाइटिस कितना है? 4.3। अक्सर जो है ये पेरिटोनाइटिस का, पोस्ट ईआरसीपी पेरिटोनाइटिस का जो है वो परसेंटेज भी पूछे, दैट इज 4.3। सेप्सिस कितना है? 3 to 30% है। और ये पेनक्रियाटाइटिस के चांसेस जो है आफ्टर स्पेंट्रोटमी जो है वो ज्यादा चांसेस है। अच्छा जी, फॉलो अप का पेशेंट है तो मेडुलरी थायराइड क्या कराओगे? कैल्सिटोनिन कराओगे। सीरम कैल्सिटोनिन आपका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? आपको पहले 28 समरी बॉक्स 555.1 एंडोक्राइन वाला चैप्टर। और सीरम कैल्सिटोनिन का पेज नंबर आपको और किस पे मिलेगा? 583 पे भी मिलेगा और पेज नंबर 870 पे भी मिलेगा। पेज नंबर 853 और पेज नंबर 853 और 873 पे। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है ये मल्टीपल पेनलेस नोड्यूल्स हैं बॉडी पे जो कि स्पॉन्टेनियसली स्लो ग्रोइंग है और वो हील हो जाते हैं ऑन इट्स ओन। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा एसआरबी में भी और बेले में भी। एसआरबी पेज नंबर 288। मल्टीपल सेल्फ हीलिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मेलिटी है दैट इज 9Q। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेल्फ हीलिंग है। बेले का पेज नंबर 64, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब आपके पास 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, पेल्विक रेडिएशन उसकी हुई, वहाँ पे रेडिएशन वो ले रहा है। सी प्रोस्टेट के लिए प्रेजेंट किया विद एब्डोमिनल पेन, रेक्टल डिस्कम्फर्ट है, इचिंग है। ही रिपोर्ट्स दैट इसके जो सिम्टम्स है वो डेफिकेशन के टाइम पे वर्स हो जाते हैं। दिस इज रेडिएशन प्रोक्टाइटिस। ये आपका रश का भी एमसीक्यू है। और दूसरा आपका जो रेफरेंस मिलेगा आपको मिलेगा बेले का पेज नंबर 1401 चैप्टर नंबर 79। ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल प्रोस्टेट या रेक्टल कैंसर की वजह से होता है। और प्लस इसकी ट्रीटमेंट भी याद रख लो। इसमें ऑर्गन लेजर फोटोकोगुलेशन करते हैं यूजिंग फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी। अच्छा जी, फिर ये कहता है कि पेशेंट हुआ है उसका कोई बेनाइन गैस्ट्रिक ट्यूमर था, 2 साल के बाद जो है वो रिकरेंट गैस्ट्रिक मार्क्स आता है, मोस्ट लाइकली दिस इज मैलिग्नेंट जिस्ट। अच्छा जी, फिर आपके पास है 58 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री ऑफ वेगोटमी एंड गैस्ट्रोजेनोस्टमी, 2 साल के बाद उसको हेमेटोमेसिस हुए, हेमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है। आप क्या करोगे? आप एंडोस्कोपी विद एड्रेनलिन इंजेक्शन करोगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले कहती है 2018 एडिशन के आप चैप्टर नंबर 67 पेज नंबर 1166। 70% ऑफ द केसेस जो है वो एंडोस्कोपी और एड्रेनलिन इंजेक्शन या आप हीट प्रॉब या क्लिप भी लगाओ तो हेमोस्टेसिस जो है वो हो जाता है। तो ज्यादातर जो है वो जो फर्स्ट इनिशियल जो लाइन उसने दी है वो उसने दी है एंडोस्कोपी एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन। मुझे लगता है इफ टू चूज वन आप एड्रेनलिन इंजेक्शन ही लगाओ। 70% ऑफ द केसेस में जो है ये इसको रिस्पॉन्ड कर देगा। फिर जी अपर अपर एंडोस्कोपी उसने की है, उसको मल्टीपल गैस्ट्रिक पोलिप मिले हैं, हाइपर प्लास्टिक पोलिप है विद नो डिस्प्लेजिया और मेलिग्नेंसी। मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब फिर वही शॉर्ट्स का पेज नंबर 114 वो कहता है हाइपर प्लास्टिक जो होता है वो जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सेटिंग में होगा अगर लार्जर है मोर देन 2 सेंटीमीटर। और तो वो डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन साइटो या गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। कैन डेवलप का मतलब अगर आपका जो ये हाइपरप्लास्टिक वाला जो पोलिप है, जिसने बताया, इसने कहा कि कोई डिस्प्लेजिया और मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन श्वार्ट्ज कहती है कि हाइपरप्लेजिया में जो होता है वो आपके पास क्या होता है? ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाला इन सेटिंग ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है अगर लार्जर है 2 सेंटीमीटर का है और उसमें डिस्प्लेजिया के चांसेस हैं और कार्सिनोमा इन साइटो हो सकता है। अगर कार्सिनोमा इन साइटो है तो फिर आप उसको रिमूव कर दो। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन आपके पास आया उसने कहा कि उसको कोई डिस्प्लेजिया और मेलिग्नेंसी नहीं है, तो इसको हम सर्वेलेंस पे रख सकते हैं। ये वही आपके पास गॉस जो रह गया साइन आउट वाला क्वेश्चन है बेले का 27 चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 183। इंस्ट्रूमेंट स्पंजेस और नीडल काउंट आपने देखने साइन आउट के टाइम पे। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एफएनएससी हुई है, आप क्या करोगे? आप राइट लोबेक्टमी और एस्थेमेस्टेक्टमी करोगे। फिर आपका पेशेंट है, डर्टी वुंड है,
ये जो है आपके पास जनरलाइज बॉडी स्पाज्म के साथ आया है। आप क्या करोगे, आईवी से डेट करोगे, वेंट करोगे और बेंजाइन पेंसिलिन रखोगे। टेटनस का सिनेरियो है। पहले 28 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 58। फिर आपके पास पेशेंट है विद द लेजन एट राइट थाई, जो कि आपका मेलानोमा का है, कोई लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें आपको जो रेफरेंस आपको मिलेगा उसको शॉर्ट्स का 11 एडिशन चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 533। लिम्फ नोड अगर इनलार्ज है तो ही आप लिम्फ नोड की डायसेक्शन करोगे। जो सारा मैंने वो सिनेरियो पढ़ा है उसमें जो बात मुझे समझ में आई है कि ग्रोइंग की जो डायसेक्शन है वो आपने ओनली करनी है जब लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाए, तो आप जो है वो इंक्रीज लिम्फ नोड करोगे। ये सर्वाइवल आपका बढ़ाता है इफ पाल्पेबल लिम्फ नोड हो, इफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो। ये आप एक दफा खुद भी, ये वाला जो पेज है बेले का, शॉर्ट्स का, पेज नंबर 532 11 एडिशन की आप लोगों ने पढ़ना है। सिस्टेमिक लिम्फोमा है, क्या करोगे, चॉपरी जीन दोगे। अच्छा जी, पेशेंट है उसको डिफ्यूज नॉन टेंडर 12 साल की बच्ची है। डिफ्यूज नॉन टेंडर गोइटर है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, इजी फटीग है, यंगर ब्रदर को भी यही मसला था। इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यंग है, इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें आपके पास हाइपोथायराइडिज्म विद डिसहार्मोनियोजेनेसिस होना चाहिए। बेले का 28 एडिशन फिगर नंबर 8.55 मेरे ख्याल, या 35 है शायद, जिसमें डिसहार्मोनियोजेनेसिस के बारे में बात की है। इनहेरिटेड, यंग पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव। अच्छा जी, फिर आपका टीबी एब्डोमेन का पेशेंट है, उसको इलियोस्टमी एंड म्यूकस फिस्टुला बनाया है। 7th पोस्ट ऑफ डे सर्जरी पे उसको इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला हो गया। 600 ml उसका फ्लूइड आ रहा है, आप उसको क्या दोगे, आप उसको रिंगर लैक्टेट दोगे। अगर आप लांच का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 1, वो आपको बताएगा कि इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है उसमें आपने जो रिप्लेसमेंट करनी होती है वो आप कौन सा सोल्यूशन देते हो और रिंगर लैक्टेट देते हो। अच्छा जी, आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ 2 सेंटीमीटर का पोलिप था, 1 फिंगर लेंथ अबव द एनल मार्जिन, जो कि नेगेटिव आया। अब आपने क्या करना है, नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर ये गैस्ट्रिक पोलिप की दोबारा बात आ गई। गैस्ट्रिक पोलिप को आपने एक दफा शॉर्ट्स का पेज नंबर, शॉर्ट्स 11 एडिशन पेज नंबर 1142, 1142 इस पे आपने पढ़ना है। वो कहता है कि आपके जो पोलिप होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक न्यूप्लास्टिक होते हैं, एक नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं। अब आपके पास जो नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं वो एडिनोकार्सिनोमा वाले होते हैं, और वो फंडस ग्लैंड के जो पोलिप होते हैं वो होते हैं न्यूप्लास्टिक वाले। जो नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं वो हाइपोप्लास्टिक होते हैं, इन्फ्लेमेटरीज होते हैं और हेमाटोमास होते हैं। जो फंडस वाले जो पोलिप होते हैं ना वो क्रॉनिक यूज ऑफ पीपीआई की वजह से होते हैं, और ये दे आर नॉन मेलिग्नेंट। ठीक है, तो आपका ए तो खत्म हो गया। फिर आपके पास आता है जो हमारे होते हैं ना, और जो इन्फ्लेमेटरी पोलिप होते हैं, उनमें लिटिल और नो मेलिग्नेंट पोटेंशियल होते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ई है वो अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज वो ठीक बन रहा है। अच्छा ये, फिर आपके पास एक पेशेंट है, उसका हेपाटिक फ्रैक्चर पे कोलोन का कैंसर है। कोलोनोस्कोपी आपने की है, अंडर एक्सप्लोरेशन पेशेंट एब्डोमेन आपने खोला हुआ है। 3 सेंटीमीटर का आपको मिला है कि राइट लोब ऑफ लिवर में भी मेटास्टैटिक लीजन। अब जो बेले आपको बताती है ना, बेले का अगर आप पेज नंबर 1217 देखो चैप्टर नंबर 69, वो कहती है स्टैंडर्ड अप्रोच आपके पास क्या है कि आप कोलोन का जो प्राइमरी है आप उसको ट्रीट करो, उसके बाद आप उसको कीमोथेरेपी दो, उसके बाद आपको रीस्टेज करो, उसके बाद आप लिवर को जाके ठीक करो। अब जो लिवर फर्स्ट अप्रोच है वो हम उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आपका जो लिवर है वो जो आपका आप मेटास्टेटेक्टमी जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी अगर आप पहले प्राइमरी को ट्रीट करो। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट कीमो देते हैं, उसके बाद लिवर के पास जाते हैं और बिल्कुल लास्ट में जो है प्राइमरी पे जाते हैं। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड अप्रोच, ये कुछ केसेस में हम कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हम बन पा रहा है, इसमें जो आंसर बन पा रहा है ना, वो आपके पास होना चाहिए राइट हेमिकेलेक्टमी, पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी, रीस्टेजिंग एंड देन असेसिंग द लिवर डिजीज। लेकिन ये इसमें जो नियरेस्ट बन पा रहा है दैट इज राइट हेमिकेलेक्टमी विद लोकल रिसेक्शन ऑफ द लिवर मेट्स। लेकिन बीच में जो है एक कीमो की एपिसोड होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो सेफेस्ट लग रहा है वो यही ऑप्शन जो है सेफेस्ट लग रहा है। रुब्डोमायोसार्कोमा है, ट्रीटमेंट पूछ रहा है, कंप्लीट सर्जिकल एक्सcision जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। लेकिन साथ ही ये शॉर्ट्स कहती है कीमो सेंसिटिव है। इसमें चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 725, प्री ऑपरेटिव कीमो एम्बोलाइजेशन आपने देनी है और सब्सिक्वेंट सर्जिकल रिसेक्शन करनी है, यानी कि न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी दो, साथ कंप्लीट सर्जिकल एक्सcision करो। अच्छा जी, ये यंग बॉय प्रेजेंट किया है विद स्पेयर पेन ऑन द लेफ्ट टेस्टिस 4th डे ऑफ फेब्राइल इलनेस के, और उसके बाद जो इसको टेस्टिकुलर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज मम्प ऑर्काइटिस, यंग चिल्ड्रन एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्काइटिस जो आपके पास पोस्ट प्यूबर्टल
पेशेंट में आती है, दैट इज 20 to 30% अकॉर्डिंग टू बेली, दैट एज मम्प ऑर्टाइटिस। अच्छा जी, फिर ये आपके पास पेशेंट है जिसको क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन करता था, हेपेटाइटिस सी है, एसोफेजियल वेरिसेस है, लेकिन अब जो है उसने अल्कोहल पीना बंद कर दिया है पिछले 2 सालों से। तो अल्कोहल अगर बंद कर दिया तो आपका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज लिवर ट्रांसप्लांट। और अगर जो है ये एक्टिव अल्कोहल अब्यूजर होता तो हम इसमें टिप्स करते। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट है उसको पंचर वुंड है नियर फ्रैक्चर साइड, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी? पंचर वुंड मुझे जो लगता है, और एक तो जो टिबिया है इसका वो डिस्प्लेस्ड है, अनडिस्प्लेस्ड भी नहीं। डिस्प्लेस्ड टिबियल फ्रैक्चर है और पंचर वुंड है, मेरे ख्याल से आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ओपन वुंड है। फिर है जी 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, आरटीए उसको हुआ है। आरटीए इसको हुआ है, डैशबोर्ड इंजरी है, आपको पता है बैले का चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर तो खैर मैंने मेंशन नहीं किया, पेज नंबर मेंशन किया, पेज नंबर 346, ट्रॉमा वाला जो चैप्टर है, टेबल नंबर 26.1। दिस इज पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन विद वेस्टिबुलर रिम फ्रैक्चर। फिर ये थायराइड वाला पेशेंट है, टोटल थायराइडेक्टमी हुई है, नेक की स्वेलिंग है, आप क्या करोगे, आप ओपन द वुंड करोगे, प्लाटिस्मा को ओपन करोगे और हेमाटोमा को इवैक्यूएट करोगे। फिर आपके पास एक पेशेंट है, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ब्लीड कर रहा है कैनुला साइड से, डार्क ब्लड कलर है यूरिन का, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और उसके बाद उसके साथ ये सिलसिला शुरू हो गया। दिस इज हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे आपका फरवरी का, नहीं हाँ, यहाँ पे आपका जो फरवरी का, सॉरी हाँ ये, यहाँ पे जो आपका फरवरी का क्वेश्चन है 2025 वाला, ये पेपर कम